Hello guys, good evening to everyone. I am CA Pinkesh Takrani. Welcome you to an academy and welcome you to Let's Crack CA Examinations. दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में और वहाँ पर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कल मैंने कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझाई थी। तो आज मैं एक रिवीजन लूँगा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का एंड साथ ही साथ दोस्तों उसके बाद में हम लोग कवर करेंगे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये लेक्चर लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा तक चलेगा। सो बी पेशेंस, ओके। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप यूट्यूब कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा, राइट। सो व्हाट आर द salient features of an academy, right? So here you get the top quality educators, then the great learning experience. Okay, so guys, I am CA Pinkesh Takrani. I am a BCom graduate from Nagpur University, plus I am a DISA member of Institute of Chartered Accountants of India. मैं लॉ और ऑडिट पढ़ा रहा हूँ पिछले 8 साल से, 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। आई हेल्प स्टूडेंट्स गेट AIR। सो वहाँ पे AIR 2 भी है, 3 भी है, सो लॉट मैनी गाइस, ओके। एंड इसके अलावा मेरा मनी मग चैनल भी है, यहाँ लगभग 10,000 20,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ओके गाइस, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एट अन अकेडमी इज़ द लाइव डेली क्लासेस। आपको इस चैनल में भी मिलता है, प्लस वहाँ पर भी स्पेशल क्लासेस प्लस कोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पे आपको लाइव डेली क्लासेस मिलता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है तो आप किसी भी टॉपिक पर नेविगेट कर सकते हैं, n नंबर ऑफ द टाइम्स, अनलिमिटेड टाइम्स। आप लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसके अलावा मॉक टेस्ट भी होती है तो उस पर भी पार्ट ले सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप। आपको डाउनलोड करना है दोस्तों, और आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ करेंगे PINKESH इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द 10% डिस्काउंट। अब इसमें अलग अलग प्लान्स है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको बताऊंगा कि ये दोनों के लिए है, फाउंडेशन एज वेल एज इंटरमीडिएट। तो अगर आप फाउंडेशन में हैं और आप इंटरमीडिएट में ऑब्वियसली जाएंगे बिकॉज आप अन अकेडमी के साथ में पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 12 महीने का प्लान आप देखते हो तो 15,750 रुपये का रहता है। और दोस्तों अगर आप 24 मंथ्स का लेते हो प्लान तो वो जाता है 18,900 रुपये का, एंड दैट कम्स टू 788 रुपीज़ पर मंथ। सो ये बहुत ही इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल है। आई थिंक यू शुड गो बाय दिस, राइट। अगर 18,900 चाहिए तो आपको 10% ऑफ के लिए मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, डू यूज़ माई कोड, ओके। चलिए दोस्तों, जो आज का टॉपिक है हमारा वो है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और इसी के साथ पे एक चीज़ आ जाती है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की, और उसके बाद में शुरू होती है दैट इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। आज है दोस्तों 10 जुलाई, ठीक है। अगर आप 9 जुलाई का मेरा टॉपिक देखेंगे दोस्तों कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को मैंने समझाया हुआ है, तो अगर आप उसको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर में समझना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को पूरा समझ सकते हैं। एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस आप लोग जो है वेजरिंग एग्रीमेंट भी समझ सकते हैं, राइट। तो ये आप समझ सकते हैं कौन से लेक्चर के अंदर में, 9 जुलाई के लेक्चर के अंदर में फुल फ्लेज आप समझ सकते हैं। फॉर द टाइम मीन मैं इसका रिवीजन करूँगा, ठीक है, आपको रिवीजन करवाऊँगा, तो दोस्तों आपको इसमें बेसिक बातें पता चल जाएगी, ठीक है। जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इट इज़ कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आपको कोई वरी करने का ज़रूरत नहीं कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं समझा तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझेगा। वैसे भी दोस्तों कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आपको अभी भी काफ़ी सारा समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल टॉपिक नहीं है कि सर आप बोलोगे कि हमको समझने ही नहीं वाला है ऑनलाइन। इट्स वेरी सिंपल टॉपिक, एक्चुअली पूरा लॉ पूरा CA ही सिंपल है। ऑल यू नीड इज़ अ कंसिस्टेंटी। रोज़ आपको पढ़ना है दोस्तों, आप लोगों को रेगुलरली पढ़ना है और हर चीज़ को पढ़ना है। जब हर चीज़ पढ़ोगे तो कहीं गैप नहीं रहेगा, तो नहीं समझ में आया ऐसी शिकायत आपको नहीं रहेगी। CA में ऐसा कुछ भी नहीं रहता जो नहीं समझ में आया है। सोच में फ़र्क हो सकता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है कुछ पार्ट्स आपको नहीं समझ में आ रहे हो, तो ये बहुत ही कम पार्ट्स होंगे, 10% 5% पार्ट हो गया। 90% चीज़ें दोस्तों CA में समझ में आती है। आई वुड से 95-99% चीज़ें CA में समझ में आती है। ऑल व्हाट पीपल मिस्टेक इज़ कि वो रेगुलरली पढ़ते नहीं, 2-3 बार पढ़ते नहीं, ठीक है। क्योंकि एक बार जब आपने पढ़ लिया देन उसके बाद में आपको उसे रिवाइज करना कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल है। तो क्योंकि हर चीज़ दोस्तों कॉन्सेप्चुअल रहती है तो इसीलिए दोस्तों समझ में आ जाती है लेकिन हम भूल जाते हैं, ठीक है। और ये भूलने का प्रॉब्लम ये सब आपके साथ ही नहीं है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं एक बार में कोई चीज़ तभी समझूंगा जब मैं उसमें बहुत ज़्यादा डीप जा चुका हूँ या फिर बहुत ही स्पेशलाइज कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, यहाँ पे अकाउंट्स है, लॉ है, ठीक है, फिर ऑडिट है, फिर टैक्स है,
कुछ में आपको याद रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल टैक्स रेट है तो उसको तो याद ही रखना पड़ेगा ना, टैक्स के प्रोविजन से उसमें कई जगह पर कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, कोई भी लॉजिक नहीं लगता है, तो उसको तो याद ही रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जिस पे लॉजिक लगता है हर जगह पर, तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं रहती, तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है ताकि आप उसके अंदर में मास्टर हो जाए। बिकॉज हर बार आप लॉजिक सोचोगे तो ऐसे केस के अंदर में लॉजिक सोचते सोचते काम करोगे तो देर हो जाएगी। सो समवेयर यू हैव टू डील विद द इशू विद द मास्टरी। मास्टरी कब आती है दोस्तों? रिपीटेशन से। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मास्टरी, राइट? तो रिपीटेशन जितना आप करोगे उतनी आपको मास्टरी मिलेगी। मैं नहीं बोल रहा, जिम रॉ ने बोला है और इसके अलावा टोनी रॉबिन्स भी कहते रहते हैं, जो उनके ही एक स्टूडेंट रह चुके हैं, राइट? सो दोस्तों, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बहुत सिंपल चीज़ बात है दोस्तों। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भैया? कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है ना, कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है उसमें आप एक कंडीशन डाल देते हो। कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है उसमें आप कंडीशन डाल देते हो, ओके? सो बेसिकली दोस्तों, ये बीच का आइटम है। बीच का आइटम मतलब ना एक सिरे का है ना दूसरे सिरे का है। अभी थोड़ा ये कंफ्यूज्ड है, मैं तो इसको कंफ्यूज्ड कॉन्ट्रैक्ट कहता हूँ। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लो मैं एक शर्ट पसंद किया एक दुकान पे, ठीक है, पर मैं कोई भी शर्ट तभी खरीदता हूँ जब मेरी मॉम इसके लिए हाँ बोलती है। अगर मेरी मॉम ने ना बोल दिया तो मैं वो शर्ट नहीं खरीदने वाला हूँ। तो दुकान को मैंने कह दिया कि भैया मैं कंफ्यूज्ड हूँ, अगर मेरी माँ ने बोला तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है? अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, मैं कुछ गलत बात थोड़ी ना कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, लेकिन इसकी वैलिडिटी तब पूरी तरह से सिद्ध होगी जब मामा मम्मी जो है हाँ बोल देगी। और अगर मम्मी ने हाँ नहीं बोला तो ये शर्ट आप अपने पास में रखेंगे, हमारे बीच जो बातचीत हुई वो वॉइड हो जाएगी। बस दोस्तों यही चीज़ है। ये एक ऐसा कंफ्यूज कॉन्ट्रैक्ट है या फिर एक ऐसा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा कंडीशनल चीज़ है इसके अंदर में, जो या तो क्या होने वाला है, वैलिड होने वाला है, या फिर क्या होने वाला है दोस्तों, वॉइड होने वाला है, राइट? बस एक चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए। कौन सी चीज़ इसमें अलाउड नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली दो चीज़ें ऐसी है जो इसके अंदर में अलाउड नहीं है। एक, इसके अंदर में कोई भी गैमलिंग वाला इंटेंशन नहीं होना चाहिए। देयर शुडंट बी एनी इंटेंशन ऑफ गैमलिंग। गैमलिंग का अगर इसके अंदर में इंटेंशन रहा तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? ये चीज़ बन जाएगी वेजरिंग एग्रीमेंट। और वेजरिंग एग्रीमेंट दोस्तों क्या होते हैं? पूरी तरह से वॉइड होते हैं, और इवन कुछ स्टेट्स के अंदर में वो इलीगल भी होते हैं, ठीक है ना? समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है? ये सेक्शन नंबर 30 के अंदर में आता है। कौन सा दोस्तों? वेजरिंग एग्रीमेंट, ओके? वेजरिंग एग्रीमेंट कम्स अंडर सेक्शन नंबर 30 और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कम्स अंडर सेक्शन नंबर 31, ओके? सो गैमलिंग वाला अगर इंटेंशन है तो वेजरिंग एग्रीमेंट हो जाएगा, ओके? अगर गैमलिंग वाला इंटेंशन नहीं है तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर वो जो कंडीशन रहेगा उसके बेसिस पर ये तो या वैलिड होने वाला है या फिर ये वॉइड होने वाला है। अभी फिलहाल के लिए कंटीजेंट है, ये बीच में है, राइट? तभी तो बोलता हूँ ना कंफ्यूज्ड है ये। और सेकेंड चीज़ दोस्तों, इसमें जो कंडीशन है वो क्या नहीं होनी चाहिए? वो इम्पॉसिबल वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। वो कोई भी इम्पॉसिबल वाला एक्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो इम्पॉसिबल वाला एक्ट है या इम्पॉसिबल वाला कंडीशन है तो अगेन वो चीज़ जो है क्या हो जाएगी दोस्तों? वॉइड हो जाएगी। वेजरिंग नहीं होगी, क्या होगी? वॉइड होगी। इस बात को समझो दोस्तों, वेजरिंग अलग रहता है, वॉइड अलग रहता है। वेजरिंग का मतलब क्या होता है? वेजरिंग का मतलब होता है सट्टा करना, गैमलिंग करना, बैटिंग करना, राइट? कंटीजेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब होता है? कंटीजेंट का मतलब होता है कोई चीज़ हो गई, शर्ट के लिए मम्मी ने हाँ कह दिया, ठीक है, इस पर मैंने सब कुछ डिपेंडेंट रखा है। मम्मी हाँ भी बोल सकती है, ना भी बोल सकती है, और ये अब बोलने वाली है कि फ्यूचर में बोलने वाली है? फ्यूचर में बोलने वाली है। तो एक्चुअली कोई ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में होने वाली है, और फ्यूचर में वो चीज़ कैसी है? अनसर्टन है, हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। अगर वो नहीं होने वाली है, अगर मैं बोल दूं कि चांद जो है ज़मीन पर आ जाए तो मैं तुमको पैसे दूंगा, वो तो नहीं होने वाली है ना। तो वो कौन सी चीज़ है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल चीज़ में सीधा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है दोस्तों। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, यहाँ पे सीधा वॉइड है, राइट? कोई कंटीजेंसी नहीं है इसके अंदर में, राइट? सो इफ़ आई मेक समथिंग डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, डिपेंडेंट, तो उसको क्या कहूँगा दोस्तों? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहूँगा। अब इसके अलग अलग रूप रहेंगे, अलग अलग ढंग रहेंगे एंड ऑल दैट, ठीक है? तो ये हम लोग देखने वाले हैं। इसका एक बेसिक डेफिनेशन देखेगा, उसके बाद में असेंशियल रूल्स देखेगा, उसके बाद में अपन को इसके कुछ सेक्शंस वगैरह दिखेगा, वो सभी चीज़ें, राइट? अब इसके अंदर एक और चीज़ है जो हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती रहती है दोस्तों, वो ये है दोस्तों, देखिए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कुछ तो भी सब्जेक्ट मैटर होता है। सब्जेक्ट मैटर, हाँ, क्या है ये सब्जेक्ट मैटर सर? देखो भाई, मेरे को बॉटल खरीदनी है, आपको बॉटल बेचनी है, राइट? पानी की बॉटल की बात कर रहा हूँ, आप किसी और बॉटल को मत समझना।
ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पानी की बोतल खरीदनी है, बेचनी है, क्या हो गया? सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट। तो दोस्तों मैं ये बॉटल तब खरीदूंगा जब मम्मी हाँ बोलेगी या मम्मी ना बोलेगी, राइट। तो आप मम्मी नहीं हो, समझ में आया कि नहीं? आप मम्मी नहीं हो, राइट। आप जिससे बात कर रहे हो वो भी आपकी मम्मी नहीं है, ओके। सो ये मम्मी का हाँ बोलना ना बोलना अलग है और बॉटल खरीदना अलग है। हालांकि बॉटल खरीदी जाएगी या नहीं खरीदी जाएगी वो मम्मी के हाँ या ना बोलने पर डिपेंडेंट है ना। तो एक ये इवेंट है और दोस्तों ये एक क्या है दोस्तों, एक प्रॉमिस है या बोल दो एक कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। ये कॉन्ट्रैक्ट है और उसके दूर क्या है दोस्तों, एक इवेंट है। ये कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब ये इवेंट में कुछ होगा या वॉइड होगा, वॉट एवर, वैलिड होगा या वॉइड होगा, इट डिपेंड्स अपॉन दिस इवेंट, राइट। तो जो ये इवेंट है ना बेटा, ये इवेंट कैसा है? कोलैटरल है। कोलैटरल का मतलब क्या होता है? कोलैटरल का मतलब होता है सब्सिडरी, या फिर आप बोल दो उसको, इसका मतलब हो जाता है सपोर्टिंग। भाई लोन चाहिए तो प्रॉपर्टी को आपने कोलैटरल रखा तभी तो लोन मिला। बेसिकली प्रॉपर्टी थोड़ी ना बेची है आपने, आपने तो लोन लिया है। मेन ट्रांजेक्शन क्या है दोस्तों? लोन का। लोन कब मिल रहा है? जब आप प्रॉपर्टी दे रहे हो तभी मिल रहा है, राइट। समझ में है कि नहीं? आर यू गेटिंग और नॉट गेटिंग दिस? तो एकदम सिंपल सी बात है, आप कॉन्ट्रैक्ट किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, लेकिन दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना, उसको जो है सही डायरेक्शन पे पहुंचाना, इट डिपेंड्स अपॉन द कोलैटरल इवेंट। हमको ये पार्ट करना नहीं है, ये तो पार्ट भैया इसकी हैपनिंग या फिर नॉन हैपनिंग के हिसाब से इसकी दशो दिशा तय होने वाली है, राइट। इसकी दशो दिशा तय होने वाली है, ओके। सो इट्स अ कोलैटरल इवेंट जो साइड वाली चीज़ रहेगी, और ये मेन इवेंट, ठीक है, ये मेन इवेंट है। लड़की की शादी करवाना है, उसके लिए लोन ले रहे हैं, तो लड़की की शादी एक अलग इवेंट है, लोन लेना एक अलग इवेंट है, राइट। तो ये सब आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से कि भैया इसमें दो डिस्टिंक्शंस हैं, ओके। अगर मैं सिक्का उछाल रहा हूँ, देखो सिक्के में क्या आएगा? हेड्स आएगा, तो आप मुझे 500 रुपये दोगे, ठीक है, अदरवाइज मैं आपको 500 रुपये दूंगा। या तो विनिंग है या फिर लूजिंग है, राइट। यानी कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, इसमें कुछ अलग इवेंट नहीं है, राइट। इसमें कुछ अलग इवेंट नहीं है कि ये सब्जेक्ट मैटर अलग हो, कोलेट्रल अलग हो, यही सब कुछ है। सिक्का उछलना, हेड्स या टेल्स, पैसा लेना या फिर देना, बस बात खत्म। इसको हम लोग बैटिंग कहते हैं, इसको हम लोग गैमलिंग कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग, ये सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर है सिक्का का हेड्स आना या टेल्स आना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है, समझ में है कि नहीं? ये सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली दोस्तों ये है हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी डिपेंड्स अपॉन समथिंग विच इज अपार्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ एक ही अंदर आता है दोस्तों, सब कुछ एक ही है, सोल है ये, ठीक है, सोल, ठीक है। वहाँ पे डुअल है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? सोल है। जूते का सोल नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे डुअल है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? सोल है। तो जब ये सोल है, इसके अंदर में इंटेंशन भी गैम्बलिंग का है, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, ये वाला कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, राइट। अब इसके ऊपर में और कुछ बातें रहेगी तो मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के, लेकिन एक छोटा सा और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ ले लेते हैं। हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए एक घर का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। सो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है गाइस, ठीक है। और ये बिल्डिंग का मैं करवाता हूँ दोस्तों इंश्योरेंस, ठीक है। बिल्डिंग का क्या करवाता हूँ? इंश्योरेंस करवाता हूँ। अब मुझे इंश्योरेंस का कंपनसेशन तब मिलेगा जब ये बिल्डिंग में फायर लगेगी। ये फायर समझ लीजिए, ठीक है, ये फायर है। अब देखिए दोस्तों, हमको फायर लगानी है क्या? नहीं लगानी, लेकिन फायर लगने पर ही हमको पैसे मिलने वाले हैं। सो ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट तभी प्रोवोक होगा, यानी कि वैलिड हो जाएगा, इन्फोर्सिबल हो जाएगा जब फायर लगती है, अदरवाइज नहीं रहेगा, राइट। तो ये कोलेट्रल इवेंट करना थोड़ी ना है, हमको फायर लगवानी थोड़ी ना है भाई, फायर नहीं लगवानी हमको। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो सिक्का उछालना ही है, उसको हेड स्टेल्स तक लेकर ही जाना है। अगर वो नहीं आया हेड स्टेल तक तो यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है, राइट। तो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना दोस्तों, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्यों होता है दोस्तों? बिकॉज इसके अंदर में भी डुअल चीज़ें होती है, सोल चीज़ें नहीं होती है। डुअल मतलब एक सब्जेक्ट मैटर है, बिल्डिंग इज अ सब्जेक्ट मैटर, राइट। और आग लगना क्या है दोस्तों? ये कोलैटरल इवेंट है, ठीक है। थोड़े सेकंड के लिए मैं देख लेता हूँ मेरी आवाज़ बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। आई जस्ट चेक इट आउट। यस, आवाज़ आ रही है, बरोबर आ रही है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आज ये लेक्चर वैसे लाइव जाने वाला था, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं ऐसे लाइव नहीं कर पाया, ओके।
तो दोस्तों हमको पढ़ना क्या क्या है थोड़ा बता देता हूँ, ये मैंने थोड़ा रिवीजन करवा दिया आप सब लोगों को, ठीक है। एक है दोस्तों कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके अंदर में हम लोग रूल्स देखेंगे कौन कौन से रूल्स है। सेकेंड हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो थोड़ा फास्ट जाएंगे, वैसे आपको लगता होगा मैं जितना फास्ट जा रहा हूँ वो बहुत ही स्लो है, आपको समझने भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और दूसरा हम लोग जो कवर करने वाले हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स कवर करने वाले हैं। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स में सेक्शन नंबर आता है 68 से लेकर 72 तक आता है, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल क्लास भी अवेलेबल है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स थे उस समय जब मैं वो लाइव क्लास ले रहा था, ठीक है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, 30, ओके। वेजरिंग एग्रीमेंट के लिए हम लोगों ने सेक्शन देखा था, सेक्शन नंबर कौन सा था, 30। यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, 31, ओके। तो ये पूरा रेंज चलेगा 31, 32, 36 तक चलेगा ये, ठीक है। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच इवेंट डज और डज नॉट हैपन, ठीक है। यानी मैं कुछ करूंगा या फिर कुछ नहीं करूंगा, इफ सम इवेंट कोलेटरल सपोर्टिंग इवेंट टू द सच कॉन्ट्रैक्ट, वो होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में दो चीज़ें होती है, आपको कुछ करने के लिए बोला गया है या फिर आपको कुछ नहीं करने के लिए बोला गया है। ये आपको कंसीडरेशन के चैप्टर में बताया गया होगा, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। मैंने आपको बोला कि आप मुझे बॉटल सप्लाई करोगे, मैं आपको 5000 रुपीज़ दूंगा, राइट। तो ये क्या हो गया, डू समथिंग, ओके। अगर मैंने बोला कि आप मेरे ऊपर में केस नहीं करो, तो नॉट टू डू समथिंग हो जाएगा, अब्सटेन हो जाएगा, राइट। सो डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको आपकी बिल्डिंग के जलने का पैसा दूंगा, अगर फायर लग गई तो फायर लगना क्या है दोस्तों, कोलेट्रल इवेंट है, ठीक है। अब लगना लगना मतलब क्या हुआ दोस्तों, हैपनिंग पर मैंने उसको डिपेंड किया है। मैं सट्टा नहीं खेल रहा हूँ, मेरे को ये कोई फायर लगाना नहीं है, राइट। तो मैं फायर लगाने पर नहीं कर रहा हूँ, राइट। या फिर कुछ और हो सकता है, जैसे कि मैं आपको 5000 रुपये दूंगा अगर वो शिप नहीं आई तो, ठीक है, नहीं आई तो। या किस पे डिपेंड कर दिया, डज नॉट हैपन पे डिपेंड कर दिया। तो डस का मतलब क्या होता है दोस्तों, हैपनिंग, ठीक है। डस का मतलब क्या होता है, हैपनिंग। और डज नॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों, डज नॉट का मतलब होगा नॉन हैपनिंग। सो इफ इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ अ इवेंट, और ये इवेंट हैपनिंग नॉन हैपनिंग मतलब जब भी ऐसा एलिमेंट रहे ना कि होगा या नहीं होगा, उसको अपन बोलते हैं अनसर्टन। और अनसर्टन भी आज नहीं, कब होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है। तो क्या बोलेंगे, फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। सो दूसरी तरह से हम इसको लिख सकते हैं, एक चीज़ जो हमें करनी है नहीं करनी है, अगर वो डिपेंडेंट है कोलेट्रल इवेंट। वो कौन सा कोलेट्रल इवेंट है, विच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर, इन फ्यूचर, राइट। तो इसके अंदर में देखो दोस्तों क्या आता है, इंश्योरेंस आता है। इंश्योरेंस आप सब लोग करवाते हो, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, राइट, जनरल इंश्योरेंस, ऑल दैट, ठीक है। सेकेंड दोस्तों इसके अंदर में आता है इंडेमनिटी, यानी कि नुकसान की भरपाई करना, ओके। तो मैं आपको नुकसान की भरपाई करके दूंगा, अगर आपका वो एम्प्लॉय नहीं आया, तो सही में नहीं आया तो मुझे नुकसान की भरपाई करके देनी पड़ेगी, राइट। या फिर वो बंदा सो एंड सो कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तो मैं तुमको नुकसान की भरपाई दूंगा। इस तरह की चीज़ें होती रहती है, राइट, नुकसान की भरपाई। जैसे कि ट्रांसपोर्ट वाले की गलती की वजह से कुछ हो गया, अब उसे कुछ गलती थोड़ी ना करनी है भाई, वो तो कोलेट्रल है, हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, उसको करना थोड़ी ना हम लोगों को। हो गया तो ट्रांसपोर्ट वाला आपको नुकसान भर के देगा, राइट। ये भी किसके अंदर में आ जाएगा दोस्तों, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर में इंटेंशन ऑफ गैम्बलिंग नहीं होना चाहिए, बैटिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आप सिर्फ मस्त से सिर्फ यही खेल रहे हो रोज रोज कि भैया ये ऊपर हो गया वो नीचे हो गया तो मैं तेरे को पैसे दूंगा तू मेरे को पैसे देगा, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सभी चीज़ें कंटीजेंट में नहीं आएगी, वो वेजरिंग के अंदर में आ जाएगी, वो गैम्बलिंग हो जाएगी। तो ये जज करना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है जज करना, ठीक है। फिर गारंटी, गारंटी में क्या होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए, ए जो है उसको पैसे चाहिए, बी के पास जाता है, बी बोलता है भाई तेरी तो कोई औकात ही नहीं है, तेरी तो कोई क्रेडिट ही नहीं है, मार्केट में तो तेरे को कोई पैसे देने को तैयार नहीं है, मैं क्यों पैसे दूं। तो सी बी को बोलता है कि तू इसको पैसे दे दे, राइट, कल इसने अगर डिफॉल्ट किया तो मैं तेरे को पैसे भर के दूंगा, तो सी विल पे टू बी, राइट। ये गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है। इस बंदे को क्या कहते हैं, श्योरिटी कहेंगे, गारंटर कहेंगे। ये बंदे को क्रेडिटर बोलेंगे, क्रेडिटर, ठीक है। ये बंदे को क्या बोलेंगे, डेटर।
तो ये भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये डिफॉल्ट करेगा तभी इसको पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज इसको पैसा देने की जरूरत नहीं है। इन केस ही डज नॉट पेस देन द सी इज लाइबल टू बी। इन केस ए डज नॉट पे देन द सी इज लाइबल टू बी। ठीक है, तो ये गारंटी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंश्योरेंस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी 1,00,000 रुपीज इफ बीस हाउस इज बर्न, दिस इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर बी का घर जल गया तो ए उसको 1,00,000 रुपए देगा। ये क्या है दोस्तों? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। घर जलाना नहीं है, बात ध्यान रखने का। ठीक है, अगर घर जलाने की बात हो गई तो पूरा कंट्रोल हो गया ना, पूरा का पूरा। अगर मैंने घर जलाया और जल गया तो मैं देखो पैसे दूंगा, अरे भाई बकवास कर रहा है तू, तो घर जला रहा है और उसके बाद में पैसे भी तू ही दे रहा है, मतलब क्या है ये तो वादा हो गया एक प्रकार का। स्विमिंग पूल बन गया तो मैं तुमको पैसे दूंगा, स्विमिंग पूल तो बनने ही वाला है ना, दैट इज समथिंग विच इज सर्टन। इसमें अनसर्टनिटी का एलिमेंट कहाँ है? पैसा तब मिलेगा जब स्विमिंग पूल कंप्लीटली बन गया हो, इसमें भी अनसर्टनिटी का कोई एलिमेंट नहीं है, तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो। ठीक है, पुलिस वाले ने 1 महीने की अपनी सैलरी कंप्लीट कर लिया, अपना वर्क कंप्लीट कर लिया तो उसको पैसे मिलेंगे, ये भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग विच इज डिपेंडेंट अपॉन अ अनसर्टन इवेंट। क्या होना चाहिए दोस्तों? अनसर्टन। कल बारिश पड़ेगी तो मैं तुमको पैसे दूंगा, यहाँ क्या हो गया? अनसर्टनिटी का एलिमेंट आ गया। अब चेक करो कि गैमलिंग का इंटेंशन है कि नहीं है। गैमलिंग का इंटेंशन है तो गैमलिंग में चला जाएगा, अदरवाइज किस में रहेगा? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में रहेगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, यस। तो अब यहाँ पे छोटे से जो है एमसीक्यूज करेंगे, वैसे नीचे आंसर्स लिखे हुए हैं तो नीचे थोड़ा ऐसे हाथ वाथ रख देना एंड यह क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करना। ठीक है, ए कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट इज। अनसर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स लग सकता है किसी को, लेकिन इसके लिए फॉर्मल वर्ड दिया गया है, कौन सा दोस्तों? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर 2, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, क्या है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जब तक कुछ होता नहीं तब तक उसको कौन सी कैटेगरी में रखने का है? वैलिड कैटेगरी में रखने का है। कंफ्यूज हो गए है ना सर, वो तो आपने बोला था कंफ्यूज कैटेगरी के अंदर में रखने का है। भाई जब तक वो वॉइड नहीं है तब तक उसको किस कैटेगरी में रखना है? वैलिड। देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पर अच्छे से, नीचे वही डेस्क ये जा नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, आई जस्ट डू वन थिंग। ओके फाइन, नहीं जाओ। ओके, सो आई जस्ट चेंज द पेन कलर पेन चेंज करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सो इट इज़ व्हाट? इट इज़ वैलिड टिल इट इज़ नॉट प्रूव टू बी वॉइड। ठीक है, तो हमेशा वैलिड कैटेगरी में रखेंगे उसको जब तक वॉइड नहीं हो जाता। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट कैन बी एनफोर्स। हैपनिंग पर डिपेंडेंट रखा है तो ये चीज़ होनी चाहिए, तो ये क्या आएगा? हैपन्स, बिकम्स इम्पॉसिबल, डज नॉट हैपन, आइदर ऑफ दिस। तो आंसर क्या आएगा? हैपन्स। ओके, आखिरी वाला देखते हैं दोस्तों। ए एग्रीज टू पे 1,00,000 रुपीज टू बी ब्रिंग्स अर्थ ऑन द। भैया ये चीज़ क्या है? पहले ही बता दो मैं, ये चीज़ क्या है दोस्तों? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल चीज़ पर कोई भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, वो वॉइड बनता है। सर क्या बात कर रहे हो, हमको तो आपने कभी बताया नहीं, ध्यान नहीं देते आप लोग। देखो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक क्या नहीं होना चाहिए? इसके अंदर में गैम्बलिंग नहीं होना चाहिए, और सेकंड चीज़ क्या नहीं होना चाहिए? इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों में से एक भी चीज़ है तो वो चीज़ क्या रहेगी दोस्तों? वॉइड रहेगी, इट वुड बी वॉइड। अब देखिए दोस्तों कोलेट्रल इवेंट क्या होता है। ठीक है, कोलेट्रल इवेंट को क्या बोलूँगा दोस्तों मैं? सपोर्टिंग। इसके बेसिस पर ही आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है, तैयार हुआ है, लेकिन ये नहीं करना है, ये इवेंट आपको नहीं करना है। इट शुडेंट बी इन समबडीज कंट्रोल, किसी के कंट्रोल पे नहीं होना चाहिए या किसी के विल पे नहीं होना चाहिए। विल भी कैसी दोस्तों? मियर विल, नियर विल नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ दोस्तों? मियर विल पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सो मीनिंग देख लेते हैं। डिफाइन कोलेट्रल इवेंट एज एन इवेंट विच इज नाइदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉर द होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। एक ऐसी चीज़ जो कि करनी नहीं है, ना ही कंसिडरेशन के एक्सचेंज का पार्ट है, ये वादे में आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ए और बी, ए और सपोज इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं। ठीक है, ए और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में क्या होता है दोस्तों? ए और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होता है कॉन्ट्रैक्ट, किसके रिस्पेक्ट में? ए की लाइफ के रिस्पेक्ट में।
तो क्या इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है क्या ए तेरे को मरना है? नहीं, ए के मरने ना मरने पर डिपेंड करता है ये सभी चीज़ें। तो ये जो कोलेट्रल इवेंट है ए की लाइफ, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? कोलेट्रल इवेंट, ये सपोर्टिंग है हमेशा। इसको करना नहीं है अपन लोगों को, इसको बार्गेन नहीं करना है, इसको एक्सचेंज नहीं करना है, इट वुड रिमेन सेपरेट फ्रॉम द मेन कॉन्ट्रैक्ट, राइट। बट कॉन्ट्रैक्ट का जो एनफोर्सेबिलिटी है, अब यहाँ वैलिडिटी नहीं कहूँगा क्योंकि वैलिडी होता है, लेकिन एनफोर्सेबिलिटी किसके लिए आएगी? बी, ए के रिश्तेदारों के लिए। हो सकता है ए बी सी कोई भी हो, ए पत्नी हो, सी डी उसके बच्चे हो, राइट। ये एनफोर्स कब कर पाएंगे? जब ए की लाइफ चली जाएगी, मर जाएगा वो बंदा, तो इंश्योरेंस में हम इसको क्या करवा सकते हैं? कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये करना नहीं है भाई। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑल्सो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन ऑल्सो, इट्स समथिंग विच इज डिफरेंट, समथिंग विच इज सेपरेट, समथिंग विच इज सपोर्टिंग, ठीक है। A contracts to pay 1 lakh rupees if B's house is burned. Contingent contract है। Here burning of the B's house is neither the performance promise, ना ही ये काम अपन को करना है, nor it is the consideration obtained from B, ना इसके लिए घर को अपन ने लिया है या फिर आग वाग ली है, कुछ भी नहीं। The liability of A arises only on the happening of the collateral event. तो यहाँ पर ए हो सकता है कि इंश्योरेंस वगैरह करवाता हो, तो ये कोलेट्रल इवेंट के हैपनिंग पर ही इसकी लाइबिलिटी आती है, अदरवाइज लाइबिलिटी नहीं आती। अच्छा, इस वादे के लिए बी ने कुछ ना कुछ इसको देना चाहिए, कंपलसरी है, राइट। ये यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सही वादा बनाने के लिए क्या देना पड़ेगा? कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, कंसिडरेशन देना पड़ेगा। कंसिडरेशन का डेफिनेशन याद है ना? व्हेन द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, such an act and absence, he is called to make the consideration. Okay? तो कंसिडरेशन के बगैर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो यहाँ पे ए बी को कुछ दे रहा है तो बी ए को कुछ दे रहा है, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, वन बाय वन अपन देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर में। लेट्स सी एंड बिगिन, राइट। अब इसमें असेंशियल्स है। नंबर 1 असेंशियल है दोस्तों, परफॉर्मेंस ऑफ द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशन। यहाँ पे कुछ इवेंट डाल सकते हो या फिर कंडीशन डाल सकते हो। सो ये प्रेसिडेंट और सब्सीक्वेंट, ठीक है। तो आप देखेंगे दोस्तों, हो सकता है कुछ चीज़ हो गई हो, हमें पता नहीं है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रेसिडेंट। और हो सकता है कोई चीज़ के बारे में हम लोग जो है आगे देखने वाले हैं क्या होने वाला है, तो ये क्या कहेंगे दोस्तों? सब्सीक्वेंट, ठीक है। तो ए और बी जो है, एक घटना हो गई है सपोज, ठीक है, वो रोड पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और वो एक वहाँ पे एक इंसान है, वो हो सकता है जिंदा भी हो सकता है, मरा भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों को पता नहीं है, राइट। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो सकता है ये इंसान मर गया, ये क्या हो गया? प्रेसिडेंट। लेकिन जब तक ये लोग वहाँ जाएंगे नहीं तब तक उनको पता नहीं चलेगा। सो अगर ये मर गया है, उसके बेसिस पर ए ने बोला कि मैं देखो पैसे पे करूंगा, बाद में इनको पता चलता है कि देयर वाज समथिंग प्रेसिडेंट जो हो गया था, उसके बेसिस पर पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। सब्सिक्वेंट तो बहुत ही सिंपल है, तो फ्यूचर में आने वाली है, क्योंकि अभी हुई नहीं है, तो उसके लिए दोनों का इंतजार करना पड़ेगा। अगर पता नहीं है, वो घटना पीछे में हो गई है, बाद में डिस्कवर होता है कि ये घटना हो गई थी, तो उसको प्रेसिडेंट कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। सो इफ अगर मैं कहता हूँ, अगर दूसरा एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट जिसको नहीं समझाओ ये वाला एग्जाम्पल से, बिकॉज इमेजिनेशन थोड़ा वीक होता है किसी किसी का, मेरा भी होता है, ऐसा कुछ नहीं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो बी को कहता है कि अगर आज से 100 साल पहले सेम डे पे सेम शहर के अंदर में रेन हुई होगी तो मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। इसके अंदर में कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इंटेंशन ऑफ गैम्बलिंग, बैटिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी समथिंग एल्स, ठीक है। हालांकि लगता है गैम्बलिंग का, लेकिन इंटेंशन आपको निकालना पड़ेगा, इंटेंशन पे बहुत चीज़ें निर्भर करती है, ओके। अब ये तो समझ में आएगा, 100 साल के बाद में इसके लिए क्या करेंगे? रिकॉर्ड्स को खोजा जाएगा। अब ये कौन सी कंडीशन है? प्रेसिडेंट कंडीशन है। प्रेसिडेंट कंडीशन में ये डिस्कवर करेंगे, बाद में इनको पता चलेगा कि सही में बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी। बारिश हुई थी तो ऐसे केस में बी को पैसा देना पड़ेगा, अगर बारिश नहीं हुई तो पैसा देने की जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ओके। अब सेकेंड है दोस्तों, सेकेंड एसेंशियल इसके अंदर में आता है, वी हैव सेकेंड कंडीशन इसके अंदर में आता है, द इवेंट रिफर टू द कोलेट्रल टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इवेंट कैसा होना चाहिए? इट शुड बी कोलेट्रल। द इवेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द इवेंट शुड नाइदर द परफॉर्मेंस प्रॉमिस और नॉट द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। ये सेम चीज़ जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा यहाँ पे जो है
देख लेते हैं किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। वेर ए एग्रीज टू डिलीवर 100 बैग्स ऑफ वीट, ठीक है, ये बोरियां देगा, वीट की, गेहूं की बोरियां देगा, एंड बी एग्रीज टू पे द प्राइस ओनली आफ्टरवर्ड्स, बाद में पैसा पे करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट इज कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है? कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है। यू हैव टू मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में आप लोगों को डिस्टिंक्शन करते आना चाहिए। मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कंडीशन डाली है कि जब तक तुम पैसा नहीं दोगे तब तक मैं राइस नहीं दूंगा। इसके अंदर में कोई कंटीजेंसी थोड़ी ना है, अनसर्टेनिटी थोड़ी ना है। पैसा तो दिया जा सकता है ना, पैसा तो दिया जा सकता है, लेकिन अगर राइस उगेगा, फार्मर्स के खेत में राइस उगेगा इस साल, तो मैं पैसा दूंगा। तो राइस उगना कैसा है? अनसर्टन है। तो ये कौन सा हो जाता है दोस्तों? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। So because the event on the beach obligation is made depend is a part of the promise, ये कैसा है दोस्तों? पार्ट ऑफ द प्रॉमिस है। ये यहाँ पे जो मैंने बताया, तुम्हारा जो पैसा है तो तुम तो पैसा दे सकते हो ना, बारिश आएगी नहीं आएगी उसके ऊपर में खेती डिपेंडेंट है, तो ये तो पूरा बारिश पे डिपेंडेंट हो गया ना। समथिंग विच इज सेपरेट, समथिंग विच इज सपोर्टिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। So because the event on which the B's obligation is depends upon the part of the promise itself, not a collateral event. Similarly, where A promises to B1 if he marries C, it's not a contingent contract. शादी करना तो भाई की जा सकती है ना भाई, there is a promise। मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं C से शादी करूँगा, तुम मुझे 1 लाख रुपए देना। सो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रॉमिस। ये कुछ डिपेंडेंट है क्या? कुछ, हाँ। अगर A बोले B को कि मैं तुमको पैसे दूंगा अगर D C से शादी करेगा, राइट, तो समथिंग विच इज सेपरेट। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कंटीजेंट इवेंट हो गया, ये कोलैटरल इवेंट हो गया, समथिंग दिस इज डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर सेपरेट चीज़ है, लेकिन A जो है B को बोलता है कि मैं तेरे को पैसे तब दूंगा जब तू किससे शादी करेगा? C से शादी करेगा। तो ये तो B का एक प्रॉमिस हो गया ना एक प्रकार से, हाँ मैं शादी करने को रेडी हूँ, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो। शादी करने का वादा, 1 लाख रुपए देने का वादा, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मेकिंग एन एग्रीमेंट, मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नंबर 3, A agreed to construct a swimming pool for 20,000 rupees, या 2 लाख मान दो, and B agreed to make the payment only on the completion of the swimming pool। completion of the swimming pool हो जाएगा, उस पर ही पेमेंट मिलेगा। It is not a contingent contract। ये contingent contract है ना, construction of swimming pool is directly connected to contract। So if it's directly connected to the contract, then it is a main contract। If it is not directly connected to contract, it is something which is supporting it, it is called contingent event or the collateral event, and therefore it is a contingent contract। तो आई होप आप सब लोगों को जो है इन तीनों एग्जाम्पल से सबको समझ में आ गया होगा। So go ahead with create the third one is the contingent event should not be at the mere will of the promiser। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, mere will, सिर्फ इच्छा पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आप मेरे को बोलते हो सर मेरे को आपका लेक्चर पसंद आया, अगर मुझे लगा तो मैं आपको पैसे दूंगा। मैं बोला झंडू बाम, ऐसा थोड़ी ना होता है। सिर्फ आपको पसंद आया इसीलिए आप पैसा दोगे, इसको कंटीजेंसी बोलूँ क्या मैं? नहीं, इसको कंटीजेंसी नहीं बोलेंगे। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई डेमो अवेलेबल है, पसंद आया तो लेना, नहीं तो मत लेना, राइट। ये अलग बात है, पूरी की पूरी डेमो फ्री है तेरे लिए पूरा का पूरा। देखो ऑफेंड मत हो जाना, मेरी लैंग्वेज ही ऐसी है, ओके। कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ा हाई फाई टीचर है, ऐसा कुछ नहीं है, गरीब आदमी में। सो द इवेंट शुड बी कंटीजेंट इन एडिशन टू द विल ऑफ द प्रॉमिसर, ओके। तो ये क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? शुड बी कंटीजेंट इन एडिशन टू द बी इन द विल ऑफ द प्रॉमिसर। समझो, इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मियर विल पे नहीं होना चाहिए। विल एक पार्ट हो सकता है उसका, लेकिन मियर विल पे नहीं होगा, सिर्फ उसकी इच्छा पे नहीं होना चाहिए। समझते हैं दोस्तों अच्छी तरह से। ए प्रोमिसेस टू पे बी 1 लाख रुपीज इफ ही चूजेस, अगर उसको लगता है तो, ठीक है, अगर उसको लगता है तो। इसको क्या नहीं कहेंगे दोस्तों? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर में क्या आएगा दोस्तों? कंट्रोल आ गया ना पार्टीज का। यहाँ पे पूरा कंट्रोल है, वो तो अपनी मर्जी से बोलेगा ना, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तो मैं तुमको पैसे दूंगा, राइट। सो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रॉमिस, इट्सेल्फ अ कॉन्ट्रैक्ट यार, इट्सेल्फ अ कॉन्ट्रैक्ट।
इनफैक्ट इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। यहाँ पर तो बोला कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है किसी तरह का, क्योंकि पसंद आया तो मैं पैसे दूंगा, यानी पसंद ही हो गया ना, पसंद आने तो पहले, तभी कॉन्ट्रैक्ट कुछ बनने वाला है। However, when the event is within the promiser's will, not merely his will, it may be contingent contract. ठीक है, within the promisor will, within the promisor will क्या होता है? स्विमिंग पूल बनाया, ठीक है, जब ए को लगेगा कि भैया स्विमिंग पूल में और कोई काम नहीं है तो वो उस काम को रुकवा देगा। तो यहाँ पे मियर विल नहीं है, समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे मियर विल नहीं है, रुकवा देगा का मतलब क्या आता है? विद इन द विल है। तुम स्विमिंग पूल बनाओ, मुझे अच्छा लगा तो ही मैं पैसे दूंगा, ये तो मियर विल हो गया पूरा का पूरा। अब स्विमिंग पूल कितना बनाना है, ये विद इन द विल हो गया पूरा का पूरा। तो थोड़ा सा बारीक सा डिस्टिंक्शन है, सबको समझ में नहीं आएगा, जरूरत भी नहीं है एग्जाम के हिसाब से। सिर्फ आप इतना समझ सकते हो कि अगर सब कुछ पूरा आपके ही ऊपर डिपेंडेंट है तो वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, दैट इज नॉट इवन अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। लेकिन उसमें थोड़ा एलिमेंट है विल का तो चलेगा, थोड़ा एलिमेंट होना चाहिए, पूरा नहीं होना चाहिए। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ए प्रोमिसेस टू पे बी 1 लाख रुपीज इफ ए लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई ऑन अ पर्टिकुलर डे। 10 तारीख को अगर वो चले गया दिल्ली में, दिल्ली से मुंबई चले गया, तो उसको कितना लाख रुपए देगा? 1 लाख रुपए देगा। इट्स अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सिर्फ मियर विल नहीं है, इसके अंदर में विद इन द विल है, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है। बिकॉज गोइंग टू मुंबई से इवेंट नो डाउट विद इन द विल एंड नॉट मियरली द विल, सिर्फ उसकी विल के अंदर में नहीं है, विद इन द विल है। ठीक है, अगर यही बंदा बोलेगा कि अगर मेरे को लगा तो मैं जाऊंगा, और अगर मैं जाऊंगा तो मैं तुमको 5 लाख रह दूँ, ये क्या हो गया दोस्तों? मियर विल हो गया। अगर मुझे लगा तो मैं जाऊंगा, राइट, विद इन द विल नहीं हो गया। ओके, ये मियर विल हो गया। ही इज मेकिंग समथिंग लाइक, ठीक है मेरे ऊपर ही है सब कुछ। सो जब सब कुछ आपके ऊपर में है तो इसमें कंटीजेंसी क्या है? इसमें तो कोई कंटीजेंसी नहीं रही ना, इसमें तो सब कुछ आप ही हो, जो हो आप हो। जब जो हो आप हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कर रहे हो? आप सामने वाले को सहमति कहाँ देने के लिए बोल रहे हो? आप एग्रीमेंट ही क्या बना रहे हो भाई? एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। जब दो लोग मिलके एग्री होते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है दोस्तों इसके अंदर में? वो चीज़ अनसर्टन होनी चाहिए, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। वो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आई नो हिंदी का मेरा बहुत बढ़िया हैंड राइटिंग है, ठीक है। सो वेयर द इवेंट इज सर्टन और बाउंड टू हैपन, द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म, देन इट इज नॉट अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। स्विमिंग पूल तो बन ही जाएगा, कुछ भी कर लो, स्विमिंग पूल विल गेट कंस्ट्रक्टेड इन एनी वे, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये सर्टन हो जाएगा। ओके, गाड़ी है, गाड़ी भी बन जाएगी, ये भी क्या है? सर्टन है। सर्टन चीज़ें नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। जब गाड़ी पूरी बन जाएगी तब मैं पैसे दूंगा। अरे भाई गाड़ी तो बन जाएगी ना पूरी की पूरी, सर्टन है। मकान पूरा बन जाएगा तब मैं पैसे दूंगा। ये बोलो ना कि कल वो बंदा जो है सेम टाइम पर 5 बजे पहुंचा तो ही पैसे दूंगा। 1 सेकेंड ना, मैं तो लो एक्सटर्नल वॉइस कम कर। आई गेस कम हो गया होगा, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं भाई फलाना इंसान हाँ बोल देगा। अब होता क्या है, देखिए सपोज मेरे को डिजिटल सिग्नेचर लेना है, मैं आजकल ले रहा हूँ अपनी डिजिटल सिग्नेचर, बिकॉज आजकल बहुत काम आने लग गई ये चीज़ें, ठीक है। सपोज इफ आई एम मेकिंग सम डिजिटल सिग्नेचर, और उसमें क्या रहता है, 2-3 फॉर्मेलिटीज रहती है और ये पूरी हो जाती है। हर पर्सन जो है जो भी डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई करना चाहता है आराम से अप्लाई कर सकता है। देयर आर सर्टन लिमिटेशंस, ठीक है। सर्टन लिमिटेशंस, इतनी बारीक लिमिटेशंस होती है, उसको लिमिटेशन भी नहीं कहना पड़ेगा कि आपको उठना पड़ेगा, आपको फोटो खिंचवाना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। जस्ट सिंपली दिस इज कॉल्ड फॉर्मेलिटीज। और ये फॉर्मेलिटीज इतनी कम फॉर्मेलिटीज, इतनी छोटी फॉर्मेलिटीज है कि यू नॉट जस्ट से कि दिस आर जस्ट फॉर्मेलिटीज, दिस आर समथिंग व्हिच इज जस्ट लाइक कुछ भी है कर लो सर। ये फॉर्मेलिटीज जब कंप्लीट हो जाएगी ना तब हम आपको पैसे देंगे। अरे भाई इट इज सर्टन कि ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने वाली, उसको हम लोग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। अब मान लो मैं बोलता हूँ सपोज वो हॉर्स जो दौड़ने के लिए निकला है, ठीक है, नागपुर से दौड़ने को निकला है। अंग्रेजों के ज़माने में
नागपुर से दौड़ लगवाते थे हॉर्स की, अगर वो कलकत्ता में पहुंचता है, कोलकाता में पहुंचता है, कब पहुंचता है, 15 तारीख को पहुंचता है, तो मैं तुमको पैसे दूंगा। नाउ दिस इज समथिंग विच इज कंटीजेंट, क्योंकि हॉर्स 15 की जगह 14 को भी पहुंच सकता है, 16 को भी पहुंच सकता है, बट ये फॉर्मेलिटीज जो है वो तो पूरी हो जाएगी। A agreed to sell his agricultural land to B after obtaining necessary permission from the collector as a matter of course. The permission was generally granted on the fulfillment of certain formalities. Formalities जब पूरी हो जाती है तो जनरली हर एक को, कोई एक बहुत ही रेयर केस होता है जहाँ पर परमिशन नहीं मिलता है। It was held the contract was not contingent as a grant of the permission by the collector was almost a certainty. ये certainty थी already इसके अंदर में, ठीक है। अब कुछ रूल्स रहेगा दोस्तों इसके अंदर में। रूल्स कैसा कैसा रहेगा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। रूल्स कैसा रहेगा, बहुत सिंपल रूल है। अपन ने पढ़ा कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्स होगा, यानी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, सीसी कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे, ठीक है, ये तभी एनफोर्स होगा, ये हालांकि अभी भी वैलिड है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में क्या आ सकता है, डू और अब्सटेन, दोनों चीजें आ सकता है, डू और अब्सटेन, राइट। ये कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब इसके रिस्पेक्ट में कोई इवेंट हमने डिसाइड किया है वो होगा या फिर वो नहीं होगा। सो पहला रूल तो आएगा हैपनिंग पर, सेकंड रूल आएगा नॉन हैपनिंग पर, फिर इसके ऊपर में क्या डाल देंगे, कोई टाइम फिक्स कर देंगे, ठीक है, और इसके ऊपर में भी क्या कर देंगे, टाइम फिक्स कर देंगे, ठीक है, समझ में। अब देखिए मैं बोलता हूँ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट or to do or not to do something would be enforceable which is dependent upon the happening of a future uncertain event. If that event happens it becomes enforceable, if that event does not happen it becomes void. तो भाई इसकी जो है दिशा निर्देश क्या है, या तो ये वैलिड की तरफ जाएगा या फिर वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली वॉइड हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, ओके। मैं कहता हूँ कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के नॉन हैपनिंग पर डिपेंडेंट है, तो अगर वो नॉन हैपन हुआ तो ये एनफोर्सिएबल, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। 1 महीने के अंदर में हुआ तो वैलिड, अदरवाइज वॉइड। 1 महीने के अंदर में हुए नहीं हुआ तो एनफोर्सिएबल, अदरवाइज वॉइड। और ये इवेंट कैसे रहेंगे, यस, फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, सिंपल, ठीक है। सो आवाज़ तो पूरा आ रहा है, हवा की वजह से हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा होगा, लेकिन आई गेस कि ये आवाज़ बराबर हो रहा है पूरी तरह से। एंड आई विल टेक द रिस्पॉन्स की कैसा आ रहा है वंस इट इज़ गेट रिकॉर्डेड एंड एवरीथिंग इज डन, ठीक है, right. So how many time has been passed so far? We are like 42 minutes been done, okay. तो चलिए देखते हैं पहला रूल कौन सा है। Enforcement of the contract contingent upon event happening. When a contract identifies happening of a future contingent event, the contract cannot be enforced until and unless that event happen. जब तक वो event होता नहीं है तब तक। If the happening of the event becomes impossible, then the contingent contract is void. अगर happening of the event क्या हो गया दोस्तों, impossible हो गया, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, void हो जाएगी, ओके। हो सकता है ऐसा, बहुत बार हो सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल वो घोड़ा आया तो मैं पैसे दूंगा, रास्ते पर ही घोड़ा मर गया तो वो घोड़ा क्या हो गया, मर गया, तो वो आएगा क्या, नहीं आएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, void हो जाएगा। नंबर 2, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग, राइट, नॉन हैपनिंग, अगर वो चीज़ नहीं हुई तो मैं पैसे दूंगा तुमको, ओके। सो सपोज एक शिप आने वाली है, उसके नहीं आने पर मैं पैसे दूंगा, और शिप सही में क्या हो गई, सिंक हो गई, डूब गई, ठीक है। अब शिप डूब गई तो इसका मतलब वो सही में नहीं आने वाली है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एनफोर्सिएबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो शिप सही में आ गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, बिकॉज उसके नहीं आने पर मैं पैसे देने की बात कर रहा था, अब तो वो आ गई, ठीक है। When a contingent contract is made contingent upon the non-happening of an event, it may be enforced only when the happening becomes impossible. जब उसकी happening क्या हो गई, impossible हो गई, ये सिंक हो गया तो इसकी happening impossible हो गई, और मैंने तो बोला था कि अगर नहीं आया तो पैसे दूँ। सेक्शन 33 देखो पूरा लिंक है, सेक्शन नंबर 31 ये 32 पे आया, 33 पर है, ठीक है, इस तरह से, ओके।
So where a contingent contract is made to do or not to do anything if uncertain future event does not happen, it can be enforced only. कब enforce किया जा सकता है? When the happening of an event becomes impossible and not before. जब वो becomes impossible होगा and not before. ठीक है. अब सी वाला देख लेते दोस्तों. अब सी वाले में क्या कर दिया इन लोगों ने? पर्सन को इन्वॉल्व कर दिया. सेक्शन नंबर 34 है ये. ठीक है, पर्सन को इन्वॉल्व कर दिया यहाँ पे. ओके, पर्सन को कैसे इन्वॉल्व किया? वही अपना शर्ट तभी लूंगा जब कौन बोलेगा? मम्मी हाँ बोलेगा. तो किसके कॉन्डक्ट पर डिपेंडेंट हो गया? एक लिविंग पर्सन के ऊपर में डिपेंडेंट हो गया. ये कोल जो है हम आपसे तभी खरीदेंगे जब हमारे फैक्ट्री के सुपरिटेंडेंट साहब क्या बोलेंगे? हाँ बोलेंगे. तो ये किस पे डिपेंड हो गया? इस मैनेजर के साहब के ऊपर में डिपेंड हो गया. इसके हाँ या ना बोलने पर डिपेंड हो गया. मैनेजर साहब अगर जो है बालकनी के बाहर निकले तो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नॉट अप्रूव. तो ये बंदा नहीं निकला तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया दोस्तों? डिसअप्रूव हो गया. कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया दोस्तों? वॉइड हो गया. सो इट मे बी लाइक सेइंग यस और नो, इट मे बी लाइक डूइंग सम कंडक्ट. ठीक है. सो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? स्टॉप हो जाना, जब रुक जाता है. ठीक है. सो कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल इफ इट इज कंटीजेंट अपॉन कंडक्ट ऑफ द लिविंग पर्सन व्हेन दैट लिविंग पर्सन डज समथिंग टू मेक द इवेंट और कंडक्ट एज इम्पॉसिबल ऑफ द हैपनिंग. मम्मा ने ना बोल दिया शर्ट कैंसल. ठीक है. मैनेजर ने ना बोल दिया कॉल कैंसल. ठीक है. बालकनी में नहीं आया, कैंसल. ठीक है. अब डी और ई बहुत सरल है. ठीक है. ठीक है. डॉक नहीं जा रहा है, क्या हो गया है? इसको समझ में नहीं आ रहा मेरे को. एक सेकेंड. अभी चला जाएगा. रुको. पूरे इंक ही चला गया. कोई नहीं. डॉक नहीं जा रहा है. नो, डॉक इज नॉट गोइंग. समथिंग इन सिस्टम प्रेफरेंसेस. लेट मी सी. डॉक, दिस इज कॉल्ड डॉक इन एप्पल. ठीक है. तो डॉक सेटिंग में जाकर आप जो है उसको चेंज कर सकते हो. जैसे डॉक एंड ऑल, इसकी साइज़ छोटी कर सकते हो या फिर जो है इसको पूरा का पूरा हटा ही सकते हो. गिनी इफेक्ट एंड ऑल, डबल क्लिक, फुल स्क्रीन ओनली. ठीक है. ऑलवेज मैनुअली. ओके फाइन. जूम वूम एस्टेब्लिश. इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन फिर कभी देखूंगा मैं इसको. फिलहाल के लिए अभी इसको छोटा कर सकता था. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ओके, लेट्स सी. ठीक है, क्या होता है. आई जस्ट वांटेड टू हैव दिस. पेन दिखाई दे. अब दोस्तों इसमें डी और ई जो है वो कैसा है? हमने यहाँ पर क्या देखा था दोस्तों? ए और बी देखा था. ए और बी में हमने क्या देखा था दोस्तों? इवेंट हैपनिंग देखा था. और सेकंड क्या देखा था? इवेंट नॉन हैपनिंग देखा था. राइट. अब इसके अंदर में अपन को क्या डालना है दोस्तों? टाइम डालना है. दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है. ओके. तो मैंने बोला हैपनिंग विद इन दैट टाइम. ठीक है. फिर क्या बोला? नॉन हैपनिंग विद इन दैट टाइम. ओके. सो लेट्स सी. Contingent upon happening of specified event within the fixed time. Section number 35 says a contingent contract to do or not to do anything if the specified uncertain event happens within the fixed time. ठीक है. अगर वो happen हो गया within the fixed time, becomes void if at the expiration of time वो चीज़ actually में नहीं हुई. ठीक है. तो मैंने बोला था शिप आ जाएगी 1 महीने के अंदर में, तो मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा. ठीक है. और 1 महीने के अंदर में वो शिप क्या हो गई? सिंक हो गई. समझ में आया कि नहीं? यानी कि वो इवेंट क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया. अब मैंने किस पे डिपेंडेंट रखा था? उस इवेंट के होने पे डिपेंडेंट रखा था. तो ऐसे केस में ये चीज़ क्या हो गई दोस्तों? वॉइड हो गई. अगर वो शिप 1 महीने में आ जाती थी तो ये चीज़ क्या हो जाता था? वैलिड हो जाता था. ठीक है. नंबर 2 क्या रहेगा दोस्तों? कंटीजेंट ऑन द स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन द फिक्स टाइम. ठीक है. नॉट हैपनिंग विद इन द फिक्स टाइम. ओके. अब इसके अंदर में नॉन हैपनिंग पर डिपेंड कर दिया. सेक्शन 35 ऑल्सो सेज द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन विद इन द फिक्स टाइम मे बी एनफोर्स बाय द लॉ. ये तब एनफोर्स होगा जब उस टाइम के अंदर में वो चीज़ क्या हो जाए? इम्पॉसिबल हो जाए. ठीक है. इट बिकम्स सर्टन या फिर वो सर्टन हो जाए. समझ में आया कि नहीं? नॉन हैपनिंग वाली चीज़ क्या हो गई? सर्टन हो गई. राइट. तो ऐसे केस के अंदर में सर्टन क्या हो गई? सर्टन दैट इट विल नॉट हैपन.
शिप नहीं आई तो मैं तुमको पैसा दूंगा, शिप क्या हो गई, सही में सिंक हो गई तो मुझे क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। थोड़ा आपको यहाँ पे माइंड लगाना पड़ेगा, बिकॉज मैं भी यहाँ सोच रहा हूँ तो आपको वहाँ पर भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स अ गेमिक्स वाली चीज़ है और कुछ नहीं है इसके अंदर में, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग को रोटेट करना पड़ेगा, सिर्फ शब्दों से नहीं आएगा ये चीज़। लास्ट वाली चीज, कंटीजेंट अपॉन द इम्पॉसिबल इवेंट, सेक्शन नंबर 36। सर ये सेक्शन नंबर 35 सेक्शन आपने तो कुछ गलत बता दिया सर। सेक्शन नंबर 30 में आपने बताया वेजनिंग एग्रीमेंट, 31 में आपने बताया सीसी, ठीक है सर। फिर रूल्स आपने शुरू किए, आपने बोला ये 32 है, फिर आपने बोला ये 33 है, फिर आपने बोला ये 34 है, फिर सर ये 36 कैसे हो गया, 35 36 37 आना चाहिए ना सर। तो बेटा ये कैसा है ना, ये 35A है, ठीक है। इस तरह क्या है बेटा, 35B है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, 36 सही, ठीक है। इसको कैसे पढ़ते हैं, क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 35, क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 35। देखो दोनों के लिए क्या लिखा हुआ है, 35 लिखा हुआ है। अब ये वाला मैंने पढ़ाया है आपको सर, क्या बात कर रहे हो, नहीं पढ़ाया, पढ़ाया ना बेटा। ये वाला जब हमने किया था ना, यहाँ पे लिखा था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसा बनाया था और यहाँ पे 2 पॉइंट्स किए थे, 2 जगह पर नहीं चलने वाला है, याद होगा आप लोगों को, भले देख लो, ठीक है। एक क्या नहीं होना चाहिए, गैमलिंग नहीं होना चाहिए, और सेकंड ये क्या नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें रहेगा तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ओके So the contingent agreement to do or not to do anything, if the impossible event happens, are void whether the impossibility of the event is known or not to the parties. Known or not to the parties, because आपको ध्यान रखना है, impossible तो impossible है, whether known or not known। मरा हुआ मुर्दा जिंदा हो जाएगा तो मैं पैसे दूंगा, तुम्हें पता है या नहीं पता है, आरा वगैरह करते हो, जिंदा कर देते हो, बाबा लोग जिंदा कर लेते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो अब ऐसे केस के अंदर में ये चीज़ क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी पूरी तरह से, ठीक है। सो इट मी शुड बी क्लियर पूरी तरह से कि इम्पॉसिबल इवेंट्स के बेस पे कोई भी एग्रीमेंट क्या नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे क्या है दोस्तों, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजनिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हम देख लेते दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्या है। कितने पॉइंट्स है दोस्तों इसके अंदर में, कुल मिला के 7 पॉइंट्स है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये रहेगा मीनिंग, सेकेंड पॉइंट रहेगा रेसिप्रोकल, थर्ड पॉइंट रहेगा अनसर्टन इवेंट, फोर्थ रहेगा नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फिफ्थ रहेगा इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी, सिक्स्थ रहेगा डॉक्ट्रिन ऑफ द म्यूचुअलिटी ऑफ द गेन एंड द लॉस एंड इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 7 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। 1-2 पॉइंट आपको लगेगा कि रिपीट किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को 7 पॉइंट्स देखने का है, ठीक है। I just one messages from the Unacademy, so if it is important then I need to check it out whether it is related to you or not, ठीक है। So sending the recording as soon as possible, ऐसा उन्होंने कहा है। So मैं वही ट्राई कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, तो इनको बोल देता हूँ यस करके। सो यू बी केयरफुल, लाइक कि मैं कोई दूसरा काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यस सून, ठीक है। 10 मिनट्स भी बोल देता हूँ। ओके राइट, सो लेट्स गो अहेड। ओके चलिए दोस्तों, तो आज 10 जुलाई है, मैं पूरा बता रहा हूँ, ऐसा नहीं लगे अनअकैडमी वालों को कि मतलब पुराना वाला लेक्चर जो है रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं, आज के आज भेज देते, बिकॉज दे हैव केप्ट इन द शेड्यूल, सो वी हैव टू बी ऑन द टाइम एंड ऑल, ठीक है। सो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एंड उसके बाद में क्या लिखा हो दोस्तों, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद रेफरेंस टू द कोलैटरल इवेंट। इसके अंदर में हमेशा क्या रहेगा, कोलैटरल इवेंट रहेगा और उसकी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर चीज़ें डिपेंड करेंगी। अब वेजरिंग का मतलब क्या होता है, इसके पहले भी बताया था, फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। वेजरिंग का मतलब होता है दोस्तों गैम्बलिंग करना या फिर बैटिंग करना, ठीक है। सिक्का उछालना, कसिनो में जाना, ये सभी चीज़ें क्या रहता है दोस्तों, गैम्बलिंग या फिर बैटिंग रहता है। अ वेजरिंग एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस टू गिव मनी, यहाँ पे देखो मनी का रोल आता है, यहाँ पे मनी का रोल नहीं है। ए ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ये प्रीमियम देगा इसको, इंश्योरेंस कंपनी जरूरी नहीं है इसको क्या देगी, मनी देगी। कॉम्पनसेशन तो किसको मिलने वाला है, बच्चों को मिलने वाला है, बच्चे या फिर बीवी बच्चों को मिलने वाला है, ठीक है। बीवी छोटू टोटू, ठीक है, ऐसा कर देना, राइट। तो यहाँ पे पैसे की बात हो रही है और इसमें कौन से इवेंट की बात हो रही है, यहाँ पे भी अनसर्टेन इवेंट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ ये अनसर्टेन इवेंट कोलेट्रल इवेंट नहीं है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द इवेंट, ठीक है। ये मेन चीज़ है, यही रहेगा इसके अंदर में, ओके। चलो उसके बाद में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस देख लेते दोस्तों।
यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नहीं रहेंगे, यहाँ पे हमेशा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस रहेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, राइट। नंबर 1 ध्यान रखना यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे देखिए ए इंश्योरेंस करवा रहा है तो हमारा आई जो है इसको रिटर्न में कुछ भी नहीं दे रहा है, इसको कुछ करना ही नहीं है, आई को कुछ भी नहीं करना है, राइट। अब ये इवेंट पे सब डिपेंड करेगा कि आई का जो है प्रॉमिस करना भी है पूरा कि नहीं करना है। पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद तो आई को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सो आई को तभी करना है जब पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुई है और ए मर गया है। तो इसके अंदर में रेसिप्रोसिटी कब आती है, वो इवेंट के बेसिस पे आती है। लेकिन यहाँ पर देखो ए जो है सिक्का उछालने की बात करता है बी के साथ में, या तो वो विन करेगा या फिर लूज करेगा, या तो उसको पैसा मिलने वाला है या तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो देयर इज अ रेसिप्रोसिटी, राइट। रेसिप्रोसिटी मतलब आदान प्रदान। x का 1/x होना ही चाहिए, लेकिन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में x का 1/x जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल दूं क्या, एक और एग्जाम्पल चाहिए, लो भाई। a जो है b को पैसा देगा अगर c ने डिफॉल्ट कर दिया। एक्चुअली में b ने किसको पैसा दिया हुआ है, c को, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तब इसमें हमारे ए को क्या मिला, ए को तो कुछ भी नहीं मिला ना भाई, ए तो बेचारा गारंटर लेकर बैठा हुआ है, 10 बात खत्म, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में हमेशा क्या नहीं होगा, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद में अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट के अंदर में हमेशा अनसर्टेन इवेंट कैसा रहेगा, कोलेट्रल। पहला वाला मैंने स्लाइड बताया था बेसिक्स के अंदर में, ठीक है। क्या बताया था दोस्तों, 2 चीज़ें रहेगी, यहाँ पर लिखा था, याद होगा, ठीक है। एक क्या होगा दोस्तों, मेन कॉन्ट्रैक्ट होगा, और मेन कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी डिपेंड किस पे करती है, कंटीजेंसी पर डिपेंड करती है, एक इवेंट पे डिपेंड करती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कोलेट्रल इवेंट कहते हैं, ठीक है। वी कॉल इट एज कोलेट्रल इवेंट। तो उसके ऊपर में सब चीज़ें डिपेंड करता है, ओके ओके, डन। सो लेट्स गो हेड, यस। अब बात करते हैं दोस्तों, ओके चलो दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कैसा लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखिए, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी वेजरिंग। मे नॉट बी क्या, मस्ट नॉट भी होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। मस्ट नॉट बी वेजरिंग नेचर, इट मे लुक लाइक, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, लुक लाइक, ठीक है। ये लुक लाइक वेजरिंग हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, वेजरिंग नहीं होना चाहिए। नाउ वी टॉक अबाउट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। जब हम लोग वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो कंटीजेंट नेचर का ही रहेगा, लेकिन दोस्तों इसके अंदर में हमेशा इंटेंशन कैसा रहेगा दोस्तों, हमेशा इंटेंशन जो है गैम्बलिंग का रहेगा। सो ये पॉइंट थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, तो इसको किससे समझना है, हमेशा इंटेंशन से समझना है। इफ द इंटेंशन इज टू हैव द गैम्बल, विन और लूज, तो ऐसे केस के अंदर में वेजरिंग। इफ देयर इज नो इंटेंशन देन इट इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हमेशा आपको इंटेंशन पे फोकस करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, तो वहाँ पर बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर वाला केस आपने पढ़ा होगा, और वहाँ पे सब चीज़ें कहाँ पर आती है दोस्तों, इंटेंशन पर आती है। व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड द पार्टीज। और दोस्तों जहाँ पर आपको कंफ्यूजन आया ना, सामने वाले से पूछो व्हाट वाज द इंटेंशन। इफ द इंटेंशन वाज क्लियर देन इट वुड बी द वेजरिंग एग्रीमेंट। अगर इंटेंशन क्लियर है गैम्बलिंग करने का, अगर गैम्बलिंग करने का इंटेंशन नहीं है तो इट वुड बी द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब अगर इंटेंशन से भी नहीं समझ में आता है तो आप लोगों को एक चीज़ और करनी चाहिए, वो है इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब होता है आपका हक, हक बोल दो आप इसको, ठीक है, या फिर आपका फ़ायदा, आपका फ़ायदा, या आपका हक बोल दो, या आपका फ़ायदा बोल दो, राइट। अब देखते हैं ये चीज़ क्या है, आपका हक या फिर आपका फ़ायदा, ठीक है। एक्चुअली में क्या है दोस्तों, ए है, ए के पति का नाम है बी, तो ए जो है अपने पति का इंश्योरेंस करवाएगी कि किसी और के पति का इंश्योरेंस करवाएगी। जब वो अपने पति का इंश्योरेंस करवाएगी तो मुझे हक है, मुझे जो है इस पति से कुछ लेना देना है, लेकिन किसी और के पति से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज उसे और का पति मरता है तो इसको पैसे नहीं मिलने वाला है, बल्कि उसकी पत्नी को पैसा मिलने वाला है। सर अगर ऐसा हो गया ना किसी और के पति का, तो मैं तो सबके पतियों का इंश्योरेंस करवा दूँ, क्योंकि सबके पति भरेंगे, मेरे को पैसा मिलेगा इंश्योरेंस का। ना 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 ना, इंश्योरेंस का पैसा आपको तभी मिलेगा दोस्तों जब आप अपने पति का इंश्योरेंस करवा रहे हैं या फिर अपनी पत्नी का करवा रहे हैं, वॉट एवर, ठीक है, एज पर योर जेंडर एंड ऑल, ठीक है। तो आपका हक है, तो आप उसके रिस्पेक्ट में अगर किसी टाइप का वेजरिंग टाइप का दिख रहा है नहीं, वेजरिंग टाइप का कर रहा है, तो उसको हम लोग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। सो व्हेन यू डू द इंश्योरेंस ऑफ समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू यू, समथिंग इन विच यू डोंट हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कोई हक नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर में वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा वेजरिंग एग्रीमेंट।
वेजरिंग एग्रीमेंट में किसी भी पार्टी का कोई भी क्या नहीं रहता है, इंटरेस्ट नहीं रहता है, कोई भी हक नहीं रहता है, राइट। समझ में आया? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल बीसीसीआई, आपको तो पता होगा बीसीसीआई इंडिया की क्रिकेट बॉडी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बीसीसीआई बोलती है आईसीसी को, यानी कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी जो भी होगा, क्रिकेट काउंसिल होगा, उसको बोलता है इंडिया अगर जीता तो हम आपको 50 लाख रुपीस देंगे। एक हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं, कुछ भी इसमें रिलेटेड नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है, ऐसा बोल दिया। सो बीसीसीआई हैज इंटरेस्ट इन इंडिया एंड देयरफॉर इट इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इज नॉट अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि हक क्या है, फायदा क्या है। मैं अपने इंश्योरेंस का, अपने जो है लैपटॉप का इंश्योरेंस करवा रहा हूँ तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। किसी और के लैपटॉप का इंश्योरेंस करवाऊँ तो वेजरिंग एग्रीमेंट हो गया। वो इंश्योरेंस ही नहीं है, वो तो गैम्बलिंग है, बैटिंग है पूरी तरह से। डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ द गेन और लॉस, इसमें ना दोनों पार्टी विन विन सिचुएशन के हिसाब से रहती है, ठीक है, विन विन। और यहाँ पे क्या होता है, सामने वाला जीतेगा तो मैं हारूंगा, सामने वाला हारेगा तो ही मैं जीतूंगा। सो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ द म्यूचुअलिटी ऑफ द लूज एंड गेन। इसमें कुछ लूजिंग या गेनिंग का कोई प्रपोजिशन नहीं है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट अ गेम लूजिंग और गेनिंग अलोन मैटर्स, ठीक है। देन उसके बाद में इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या रहता है दोस्तों, वैलिड रहता है, ठीक है। कब तक वैलिड रहता है, जब उसके रिस्पेक्ट में कोई भी कोलैटरल इवेंट हैपनिंग नॉन हैपनिंग वाला जो है इम्पॉसिबल अनसर्टन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। करें बात अगर हम लोग वेजरिंग एग्रीमेंट की, तो वेजरिंग एग्रीमेंट हमेशा क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा कि गुजरात में और कहाँ पे दोस्तों, महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात में ये चीज़ क्या रहती है, वॉइड भी रहती है, ठीक है। सो इट इज़ वॉइड इन केस ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, राइट। अदरवाइज इट इज़ sorry illegal in Maharashtra and Gujarat, otherwise it is void. So I guess it is clear for all of you guys। तो मुझे लगता है आप लोगों को पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा। इट्स वेरी सिंपल, वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है खतरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा इमेजिनेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा when it comes to the contingent contract and the wagering contract, right। अब बात आती है दोस्तों किस पे, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। तो टॉपिक आज का ये था, लेकिन हमने जो है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिया, इवन हमने लगता है कि पूरा ही पढ़ लिया, ठीक है। सो स्टिल दोस्तों कोई बात नहीं, चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पर हमने कितना टाइम डिवोट किया है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हमने इसके ऊपर में डिवोट किया। नाउ विल कवर द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, और इसके बारे में, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आई विल गो फॉर बेसिक्स। और क्या लिखा हुआ है, यस। सो बेसिक्स ऑफ द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं अपन पहले क्या होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक कोई भी मूवी दिखाता हूँ, ठीक है, एक कोई भी मूवी दिखाता हूँ, ठीक है, एक मूवी दिखाता हूँ आपको कोई भी, समटाइम्स गो फॉर सम मूवी, राइट। सो वहाँ पर उस मूवी में एक इंसान है, ठीक है, और एक जादू है। जादू वाली मूवी तो आपने देखी होगी, राइट, जादू है, ठीक है। और जादू भी कैसे सोचता है, इंसान जैसा सोचता है। जैसे इंसान के अंदर में भावनाएं रहती है, वैसे ही कौन देखता है, जादू। कोई मिल गया, राइट, यस, कोई मिल गया, ओ कोई मिल गया, ओ कोई मिल गया, ठीक है। इस तरह से आपने गाना सुना होगा, कोई मिल गया, राइट। तो दोस्तों कोई मिल गया होगा, उसके अंदर में जादू है जो कि किसके समान सोचता है, इंसानों की समान सोचता है, लेकिन ये इंसान नहीं है। ही इज लाइक इंसान, he is similar to इंसान, he is as if इंसान, as if इंसान, ये भी क्या है दोस्तों, इंसान है। ओके सर, समझ में आ गया हमको। तो ऐसा है इंसान जो इंसान नहीं है लेकिन इंसान जैसा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, क्वाजी इंसान, ठीक है, क्वाजी इंसान बोलेंगे। तो आप समझ में आ गया होगा, देखो इंसान के अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेता है उसको हम लोग इंसान नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, क्वाजी इंसान कहते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है दोस्तों, एक घटना होती है, और इस घटना से क्या होता है, एक इंसान को क्या मिलता है दोस्तों, कोई ना कोई राइट मिलता है। एक इंसान के ऊपर में क्या आती है दोस्तों, कोई ना कोई ऑब्लिगेशन आती है, राइट। एक किसी इंसान को क्या मिलता है, कोई राइट मिलता है, तो किसी इंसान के ऊपर में क्या आती है दोस्तों, ऑब्लिगेशन आती है। मान लो एक कोई तो भी ऐसी चीज हो गई
समथिंग कुड हैपन, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपके ऊपर में क्या आ गया दोस्तों, ऑब्लिगेशन आ गया, और किसी और बंदे को आपके अगेंस्ट में क्या आ गया दोस्तों, राइट हो गया। तो ऐसी चीज को जो कि कुछ और है लेकिन किसके जैसी है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट की जैसी है, तो उसको क्या मैं बोलूंगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। भाई मेन कॉन्ट्रैक्ट बनाने में प्रॉब्लम जाती है। भाई क्या होता है इसके अंदर में, ऑफर रहता है, एक्सेप्टेंस रहता है, कंसीडरेशन रहता है, फ्री कंसेंट रहता है, लेकिन ये तो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ना ऑफर था, ना एक्सेप्टेंस था, ना कुछ था। I will give you the examples, don't worry, ठीक है। It is imposed by law, such a obligation is imposed by law। लॉ ने बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट है, बात खत्म, पैसा हजम। तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में क्या एब्सेंट रहता है, द एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर कंप्लीटली एब्सेंट, एंड इन द केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दे आर प्रेजेंट। यहाँ ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, फ्री कंसेंट है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जितनी जितनी राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, और क्या रहता है, और भी लाइक ऑब्जेक्ट लॉफुल है, ऑल मैनी थिंग्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में, राइट। The obligation here, the obligation is imposed by law। law ने obligation impose किया है, यहाँ created by the consent of parties, parties की consent से create किया है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में मेरे ऊपर क्या ऑब्लिगेशन आएगा मुझे पता है, राइट, लेकिन मेरे ऊपर में कौन सी ऑब्लिगेशन डाला गया है वो मेरे को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में तब पता चलेगा जब मैं सेक्शन नंबर 68 से लेकर 72 तक देखूंगा, ठीक है। सो आई कवर दिस सेक्शन नंबर 68 से लेकर 72 एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझेगा, और ये 5 सेक्शंस है, तो 5 सेक्शंस के अंदर में एग्जाम्पल्स भी है। अगर आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फिर से पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो आप स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हो। 1 बजे वैसे मैं स्पेशल क्लास लेता हूँ, तो आप वो अटेंड कर सकते हो, अनअकैडमी में अवेलेबल है, सो यू गो एंड अटेंड दैट, ओके, नो इशू, राइट। सो इसी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा का पूरा जो है थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या क्या है इसके अंदर में, कौन सी चीज़ है, एंड ऑल दैट। सो विल डू वन बाय वन, एक एक सेंटेंस अपन इसके अंदर में पढ़ेगा। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंसिस्ट सर्टन असेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है, उसके अंदर में कुछ असेंशियल एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे कि उसके अंदर क्या रहेगा, ऑफर रहेगा, एक्सेप्टेंस रहेगा, या फिर क्या रहेगा, कैपेसिटीज ऑफ द पार्टी रहेगा, 18 साल के ऊपर होना चाहिए, एंड ऑल दैट, ठीक है। कंसिडरेशन रहेगा, व्हेन इफ द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। फिर क्या रहेगा, फ्री कंसेंट रहेगा, ठीक है, उसके अंदर में क्या नहीं होना चाहिए, फ्रॉड, ठीक है, मिस अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसके अंदर मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर कोर्शन, मिस्टेक, ये सभी चीज़ें नहीं होना चाहिए, राइट। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये सभी चीज़ें होना चाहिए। बट समटाइम्स अ लॉ इम्प्लाइज मतलब अज्यूम करना, ओके। इम्प्लाई का मतलब क्या होता है, अज्यूम करना, मान लेना, यानी और क्या मतलब होगा दोस्तों, इसको डीम कर लेना, ओके, अज्यूम या फिर डीम। A promise imposing obligation on one party and confirming right in the favor of the other। एक बंदे के ऊपर में क्या डाल दिया जाता है, ऑब्लिगेशन डाल दिया जाता है, और दूसरे बंदे को क्या दिया जाता है, राइट दिया जाता है, और सेम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में भी होता है, ठीक है। वेन एवर यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग, मुझे जो है बॉटल बेचनी है, तुम मुझे पैसे दोगे, तो मेरे को राइट आ गया, तुम्हारे को पैसे देने का ऑब्लिगेशन आ गया, राइट। कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसे ही होता है, of another each, and when there is a no offer, no acceptance, no genuine consent। ना ही ऑफर के बगैर ऑब्लिगेशन आया, राइट आया है, ना ही एक्सेप्टेंस की वजह से आया है, ना ही जेन्युइन कंसेंट की वजह से आया है, ना कोई लॉफुल कंसेंट कंसिडरेशन एक्सेट्रा। इनफैक्ट नाइदर प्रॉमिस और नॉर एग्रीमेंट। मैं तो भाई उस इंसान को जानता तक नहीं, आई इवन डोंट नो दैट पर्सन, राइट। कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी प्रॉमिस नहीं है, तो भी क्या बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। सच केसेस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन द स्ट्रिक्ट सेंस, ठीक है, एज दे आर कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसके अंदर में जो रिलेशन बनते हैं, जो रिश्ते बनते हैं, रिश्ता क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट जैसा कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, एनफोर्सेस देन एफ द कॉन्ट्रैक्ट। और इसका एनफोर्सेबिलिटी भी कैसे होता है, मान लीजिए कि ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ही है, इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग क्या नाम दिए है, काजी कॉन्ट्रैक्ट, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी का मतलब होता है रिसेंबलिंग, दिखता है, बहरूपिया। फैन पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है, या फिर धूम 3 आपने देखी होगी दोस्तों, राइट। दिखता है, जुड़वा, जुड़वा भी पिक्चर देखी होगी, जुड़वा, राइट। तो ये आपने देखा होगा, ये पिक्चर है बहुत सारा, राइट। तो इसके अंदर में क्या है दोस्तों, इसके अंदर में बेसिकली वही तो है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सर्टन सोशल रिलेशनशिप्स give rise to certain specific obligation to be performed by certain persons, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने के बाद भी यू आर अंडर ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क। फॉर एग्जाम्पल
अगर इफ़ यू टॉक अबाउट सिगरेट्स, तो सिगरेट्स आपको बाहर नहीं क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। या फिर जो है कोई आपको जो है दिख गया असहाय तो उसकी मदद करनी चाहिए। इसका सर्टन थिंग्स अभी लॉ के अंदर में आई नहीं है, लेकिन ये ऑब्लिगेशंस है, राइट। ये लॉ के अंदर में आ जाएगी, इम्प्लाई हो जाएगी, तो आपको वो भी काम करना पड़ेगा, राइट। जैसे हमारे कंट्री में तो नहीं है ऐसा, लेकिन कई सारी कंट्रीज में ऐसा है कि वेरेवर नेशनल एंथम चल रहा है उस समय खड़े होना चाहिए। इट शुड बी द रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम और इट्स अ पार्ट ऑफ नेशनलिज्म कि आपको खड़े होना चाहिए, राइट। बट इन आवर कंट्री इट्स अ चॉइस, इट्स मेड अ चॉइस, ठीक है। वो बात अलग है। हर बाकी कंट्रीज में आप देखोगे तो लोग वहाँ पर कंपल्सरीली खड़े होते हैं। अब सपोज लॉ बना दिया गवर्नमेंट ने कि आपको जो है थिएटर में खड़े रहना पड़ेगा, सो यू हैव टू भी खड़े रहना। अदरवाइज अगर आप हैंडीकैप्ड हो तो खड़े नहीं रह सकते, वो अलग बात है, लेकिन आपको खड़े रहना पड़ेगा। उससे दिस समथिंग विच इज अ इम्प्लाइड थिंग, समथिंग विच इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो ये quasi contracts as create some obligation in the contract, regular contract, ठीक है। quasi contract are based upon, इसके अंदर में क्या क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कोसाइंस। अब ये वाला चीज़ क्या होता है, ये थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जब एग्जाम्पल आएगा तभी ये समझेगा, अदरवाइज ये नहीं समझेगा, ठीक है। कॉजी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट अपॉन द इंडिया, ये इसके ऊपर में जो है ये वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है, नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ द पैसे, आउट ऑफ द अनदर पर्सनस लॉस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है अनजस्ट एनरिचमेंट। दिस इज कॉल्ड एज अनजस्ट एनरिचमेंट। अब सर ये क्या नहीं भला आप बता रहे हो, सुनो तो फिर बताता हूँ, राइट। I just hope my mic is working still. Yes, my mic is still working. It's perfect and it's completely perfect. I say completely perfect. Yes. अब दोस्तों नो पर्सन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ द अनदर पर्सनस लॉस। तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होना चाहिए। मान लो रास्ते पर आपको किसी की वॉच मिली और आपने वो वॉच उठाई, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, ये वॉच उठाकर रखना चाहिए और किसको खोजना चाहिए, इस वॉच के ट्रू ओनर को खोजना चाहिए। और जब तक आपको ये ट्रू ओनर नहीं मिला तब तक आपको इस वॉच का केयर लेना पड़ेगा, राइट। और जैसे ही आपको ट्रू ओनर मिला ये वापस करना पड़ेगा, ये लीगलिटी है। अगर आपको रास्ते पर किसी के 10,000 मिलते हैं तो यू आर अंडर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न टू दैट पर्सन जिसके ये पैसे हैं। या तो पुलिस में जाओ, पुलिस को इन्फॉर्म करो कि मुझे मिला है किसी का पैसा, वो बंदे को बोलो कि आए और मेरे से लेकर जाए। इफ समबडी इज इंक्वायरिंग रिगार्डिंग दैट, तो ये केयर आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। दिस इज द लॉ। समझ में है कि नहीं सर, नहीं किया तो नहीं किया तो आपके ऊपर में केस होगा। आपने जितना दिन डिले किया उसका आपको डैमेजेस भुगतना पड़ सकता है, आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, सो मेनी स्टफ, राइट। इट इज़ लॉ, आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। सर मैं तो आज तक किसी को बताया नहीं, वो अलग बात है। प्रैक्टिकल चीज़ों में ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कोई किसी को बताता नहीं, राज राज रह जाता है एंड ऑल दैट। या इट इज़ सो। बट बेसिकली दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लॉ कहता है कि आपको अगर किसी और की वस्तु मिली है तो आपको उसे पैसा वापस देना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू रिटर्न द मनी, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों, 3 एग्जाम्पल्स हमारे पास में है। कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, वन बाय वन इसको जो है टैकल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1 किसके बारे में बात करता है। ए ट्रेड्समैन लीव्स अ गुड्स एट सीज हाउस बाय मिस्टेक, मिस्टेक से रह जाता है और सी इसको अपने गुड्स बना लेता है। अरे भाई अब नहीं बना पाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल कौन सा आ गया, बताओ दोस्तों। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट का प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी और के पैसे पे अपन रिच नहीं हो सकते, राइट। नो पर्सन इज अलाउड टू गेट एनरिच एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर, ठीक है। नो पर्सन, जितना लिखने का प्रयास करोगे ना उतना ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों आप लोगों के लिए, बिकॉज 60 नंबर जो है आपको यहाँ पे लिखना है, थ्योरेटिकल है, ये जो है एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, राइट। सो नो पर्सन इज अलाउड टू गेट एनरिच एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। किसी और ने खर्चा किया, आप एनरिच हो रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। सर हम तो पार्टी में जाते हैं और पार्टी में मस्त मजे करते हैं, किसी और का पैसा रहता है, मजे हम लोग करते हैं, वो अलग बात है दोस्तों, क्योंकि वो सोशल इन्विटेशन है, वो उसमें सामने वाला बंदा आपको खुद दे रहा है, राइट। लेकिन सर पार्टी में सपोज किसी का पर्स हमको मिल गया तो वो भी हम अपने पास में रख लेंगे, वो भी तो कोई अपने को और दे रहा है। अरे भाई ऐसा नहीं है, पर्स आपको अगर मिल गया तो यू हैव टू गिव इट बैक, राइट। जो आपका नहीं है वो किसी और का है, वो आपको देना पड़ेगा, राइट। ए पेज सम मनी टू बी, बी को मिस्टेक से उसने पैसा दे दिया।
एंड रियली ड्यू टू सी को जो है पैसा देना था, उसने किसको दे दिया, बी को दे दिया, बी मस्ट रिफंड। समझ में आया कि नहीं? गलती से आपके अकाउंट में किसी और के 100 करोड़ रुपए आ गए, वापस देना पड़ेगा। यस, 2-3 दिन रोक देना, उसके बाद में मस्त इंटरेस्ट मिलेगा, वापस कर देना। हालांकि वो इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, राइट। अगर मान लो आपने एयरटेल का रिचार्ज करवाया था, राइट, 500 का रिचार्ज करवाया था, गलती से उसने कितने का रिचार्ज कर दिया, 1000 रुपए का। आपकी आंखें चमकी, राइट, मजा आ गया आप लोगों को। अब मजा आ गया, आपने अपनी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से ऐसी बात की कि वो भी हैरान हो गया कि क्या यार, दिल दिल लगा दिया, बात करने में मजा आता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते क्या है, एक दूसरे से बात ही तो करते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं करते हुए, राइट। सो दोस्तों 500 रुपए की चीज़ जो है कितने में, आपको आपको कितने रुपए मिल गए, उसको 1000 रुपए मिल गए आपको उसके। सो सुपर, राइट। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट आपने फिर से 500 रुपए का जो है रिचार्ज करवाया और कंपनी वालों ने आपको 0 का रिचार्ज दिया। आप हैरान हुए, आपने आंटी को बात किया, ठीक है, कस्टमर केयर वाली आंटी। कस्टमर केयर वाली आंटी आपको क्या बोलती है, देखो सर, आपको हमने पहले 500 रुपए की जगह 1000 का रिचार्ज करवाया था, फिर उसके बाद में जो है 500 रुपए आपने और दिए, हमने आपको 0 दिया। हाँ, ये क्या हो गया, अकाउंट्स टैली, अकाउंट्स तो आता ही होगा ना सर, सी के स्टूडेंट हो आप तो। समझ में आएगा कि नहीं? आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, चुकाना पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं? वादा निभाना पड़ेगा, नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ कर्मा है। देना पड़ेगा भाई, हिसाब चुकाना पड़ता है। हर धर्म में आप देख लो दोस्तों, जो कर्म किया उसका फल मिलता ही है आप लोगों को, राइट। चलिए, नंबर 3, अ फ्रूट पार्सल डिलीवर अंडर द मिस्टेक टू आर। किसको डिलीवर कर दिया, आर को डिलीवर कर दिया गलती से। और हु कंज्यूम्स अ फ्रूट थिंकिंग दैम इज अ बर्थडे प्रेजेंट, तो आर को जो है पैसा वापस करना पड़ेगा। डोमिनोज का पिज्ज़ा, आप में से कई लोगों को पसंद आता होगा डोमिनोज का पिज़्ज़ा, डोमिनोज, राइट। कई लोगों को डबल चीज़ पिज़्ज़ा पसंद आता है, कई लोगों को बस चीज़ पसंद आता है, ऑल दैट, ठीक है। तो डोमिनोज का पिज़्ज़ा वाला सेकंड फ्लोर वाले ने भी ऑर्डर किया था, थर्ड फ्लोर वाले ने भी ऑर्डर किया था, लेकिन पिज़्ज़ा वाला गलती से कहाँ डिलीवर करके चले गया, सेकंड फ्लोर वाले को। सेकंड फ्लोर वाले बंदे को लगा कि एक पर एक फ्री चल रहा है, उसने दोनों खा लिया, राइट। 300 रुपये का एक पिज़्ज़ा, 300 600 रुपये का दबा के खा लिया, राइट। बताओ 300 रुपये थर्ड फ्लोर वाले को देने पड़ेंगे क्या? यस, देने पड़ेंगे। एज द केस में भी, अगर थर्ड वाले ने पैसा अभी तक नहीं दिया हुआ है, ठीक है, वॉट एवर केस में भी, ठीक है, लेकिन आपको उसका पैसा चुकाना पड़ेगा, बाद में क्लेम किया जा सकता है। वो तो ठीक है, ये आपका रिश्तेदार है तो आपको दे दिया, लेकिन आपको चुकाना पड़ेगा, राइट। सो आप समझ गए दोस्तों। मान लीजिए आप जो है सीसीडी गए, ठीक है, सीसीडी में मेरे साथ ये वाक्य हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ, नरेट कर देता हूँ दोस्तों। ये है टेबल, और टेबल में मैं और मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, राइट। कुछ और मत समझ लेना, ठीक है, ये मैं बैठा हुआ हूँ, ये बैठा हुआ है, राइट, बैठी हुई है, वॉट एवर, राइट। यहाँ पर जो है कुछ पहले से ही सामान पड़े रहते हैं, कुकीज़, बेसिकली क्या पड़ी रहती है दोस्तों, कुकीज़, राइट। और मैंने क्या कर दिया दोस्तों, मैंने कुकीज़ को उठा लिया, मैंने खा लिया, मैंने सोचा तो फ्री होगी, कुकीज़ ही तो है, 2-4 रुपए की है, कॉफ़ी तो वैसे भी 100-150 की देते हैं, कुकीज़ कितने की होगी। मैंने उठा ली, खा ली, और उन्होंने जब बिल ला कर दिया तो कॉफ़ी का बिल 200 इंटू 2, ठीक, कुकीज़ का बिल 100 इंटू 1, 500। मैं गया आंटी के पास में, ए आंटी, ये कुकीज़ का काय को पैसा लगाया, सर वो फ्री थोड़ी ना रहती है। 5 स्टार, 5 स्टार में क्या होता है दोस्तों, एक फ्रिज में जो है पहले से ही बहुत सारी चीज़ें भर के रखी हुई रहती है, राइट। अब क्या होता है, 5 स्टार में आपको किसी शादी पर बुलाया गया और आप क्या किए, आपको रूम अलॉट किया गया, आप रह रहे हो मस्त उस 5 स्टार के अंदर में, लेकिन आपको ये रूल नहीं पता है कि फ्रिज के अंदर जो पड़ा हुआ है वो भी चार्जेबल है। आप सोचते हो शादी का है, खा लेता हूँ, खा लिया आपने, फिर उसने आपसे पैसा मांगा, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। गए थे शादी करने के लिए, खुद का मुंडन करवा के आ गए, गए थे शादी करवाने के लिए, अपना मुंडन करवा के आ गए, फंस गए बाबू, फंस गए, राइट। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके एवरीवन, सो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आपको जो भी एनरिचमेंट हुआ है, दैट एनरिचमेंट यू हैव टू गिव इट बैक, ठीक है। सो सर्टन रिलेशंस आर कॉल्ड कॉजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। इन इंडिया इट इज आल्सो कॉल्ड ए सर्टन रिलेशन रिसेम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो इसमें अंदर जो रिलेशनशिप बन जाएगा दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जैसे रिलेशनशिप बने हैं, ओके। नाउ इसमें सेलियंट फीचर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इन द फर्स्ट प्लेस, सच अ राइट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी। इसके अंदर में हमेशा क्या रहता है, पैसा ही देना रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर में, ऑल्दो नॉट ऑलवेज, हमेशा जो है नहीं रहता है इसके अंदर में।
सेकेंडली डज नॉट अराइज, कोई एग्रीमेंट नहीं होता है दोस्तों इसके अंदर में, इट इज इम्पोज बाय लॉ, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इट इज इम्पोज बाय लॉ। देन थर्डली इट इज अ राइट अवेलेबल नॉट अगेंस्ट द होल बॉडी, किसी पर्सन के अवेलेबल रहेगा, तो जब किसी पर्सन के अवेलेबल रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, राइट इन पर्सन, वी कॉल इट एज राइट इन पर्सन। और जब भी किसी पर्सन और जब भी ये किसी राइट इन रैम यानी कि पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में अवेलेबल है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट इन रैम, ठीक है। सो थर्डली क्या रहेगा दोस्तों, इट इज अवेलेबल नॉट अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड, अ पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में अवेलेबल है, सो इट्स रिसेंबल अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, ठीक है। द वर्ल्ड के अगेंस्ट में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं होता है, किसी पर्सन के अगेंस्ट में ही जो है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है, राइट। नाउ केसेस डीम्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, चलो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से केसेस को डीम्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। एक्चुअली यहाँ पर कितने सेक्शंस हैं, जो देखिए पहली चीज़ जो हमने पढ़ी है दोस्तों सेक्शन नंबर के हिसाब से नहीं, जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा, कौन सा प्रिंसिपल दोस्तों, अनजस्ट एनरिचमेंट, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, राइट। ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो लॉ के अंदर में लिखी हुई है, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, इसके अलावा भी चीज़ें रहेगी जो लॉ के अंदर में नहीं लिखी हुई है, वो उसका प्रिंसिपल हमेशा चलता रहेगा, राइट गाइस। ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं और उसके अंदर में क्या आ रहा है, सेक्शन नंबर 68, 69, 70, 71 और 72, ठीक है। क्लेम फॉर द नेसेसरीज, पेमेंट बाय द interested person, obligation of person enjoying the benefit of the non-gratuitous act, responsibility of finder of the goods and money paid by the mistake or under portion, right। So पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं, that is section number 68. So let's begin section number 68. So we are like 1 hour 21 minutes, okay। So लगभग एक आधा घंटा और लगेगा शायद इसको कंप्लीट करने में, मे बी जो है हो जाए 20-25 मिनट के अंदर में, ओके। सो लेट्स सी क्या है दोस्तों इसके अंदर में, इट्स वेरी सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। सो लेट्स बिगिन, राइट। अब दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर में आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज इनकैपेबल पार्टीज, जो हमने चैप्टर नंबर 4 बोले या कैपेसिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्ट में पढ़ रहा है। इनकैपेबल पार्टीज बोल दो, राइट। इनकैपेबल पार्टीज में क्या क्या आता है, इट कम्स माइनर, ठीक है, फिर इसके ऊपर में आता है अनसाउंड पर्सन, ठीक है, अनसाउंड पर्सन और डिस्क्वालीफाइड पर्सन आता है, ठीक है। तो फॉर द टाइम इन डिस्क्वालीफाइड पर्सन वाला जो है कोई केस नहीं है, बिकॉज ये अलग से जोड़ा हुआ है लॉ के अंदर में, ऐसा जो है इसको इलॉबरेट नहीं किया गया है। सो बेसिकली यहाँ दो चीज़ें आती है, एक माइनर आता है और दूसरा क्या आता है दोस्तों, अनसाउंड पर्सन आता है। अब इनकैपेबल पार्टीज में दो लोग हैं, इन दो लोगों को अगर आप क्या सप्लाई करते हो, नेसेसरी सप्लाई करते हो। आज एक स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा था सर वो तो सिर्फ माइनर्स के केस में होता है। आपको इसीलिए पता है माइनर्स के केस में होता है क्योंकि आपने माइनर वाला चैप्टर पहले पढ़ा है, ठीक है। आपने अनसाउंड वाले चैप्टर का अंदर या फिर सेक्शन नंबर 68 को पढ़ा नहीं है, वो माइनर के एग्रीमेंट में सेक्शन नंबर 68 की वजह से वहाँ पर आपको नेसेसरीज का पैसा जो है आता है, अदरवाइज नहीं आता है। सो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ, किसके लिए, माइनर एज वेल एज अनसाउंड पर्सन के लिए, ठीक है। अगर आपने उसको क्या सप्लाई किया है, नेसेसरी सप्लाई किया है, तो आप इन दोनों से पर्सनली पैसा नहीं ले सकते। क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, पर्सनली पैसा नहीं ले सकते, आप इनकी ई स्टेट से पैसा ले सकते हो, ठीक है, ई स्टेट से पैसा वसूल कर सकते हो, और ई स्टेट से भी तब मिलेगा इफ़ एनी, अगर है तो ई स्टेट, अदरवाइज वो भी मिलने वाला नहीं है। इफ़ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट or anyone who is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. अब ये वाला एग्जाम्पल देखना, उसके बाद एक और एग्जाम्पल बताऊंगा। A supplies B a lunatic or a minor with the necessary suitable to his condition. A is entitled to reimburse from the B's property, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ए ने जो है बी की वाइफ को सप्लाई किया और बी क्या है दोस्तों, अनसाउंड है। अब दोस्तों ऐसे केस के अंदर में बी इज बाउंड, अनसाउंड मतलब हमेशा के लिए अनसाउंड नहीं, थोड़े थोड़े समय के लिए क्या होता है, साउंड होता है, राइट। अब बी इज बाउंड टू बीज वाइफ, राइट। ऐसे केस में किसने सप्लाई किया, ए ने सप्लाई किया, तो क्या वो बी की प्रॉपर्टी में दे सकता है, द आंसर इज यस। तो क्लेम एस्टेब्लिश करने के लिए ही मस्ट प्रूव दैट द नॉट ओनली एक प्रूफ करना पड़ेगा, गुड्स वेर सप्लाइड टू द पर्सन हु वाज माइनर और लुनेटिक बट आल्सो इज सूटेबल टू हिज एक्चुअल रिक्वायरमेंट। अब इसके अंदर में एक चीज़ आपको फोकस करना है दोस्तों, बेसिकली ये क्या नहीं होना चाहिए, ये लग्जरीज नहीं होना चाहिए, इज मस्ट ओनली बी नेसेसरीज, ये नेसेसरीज होना चाहिए, इट शुड नॉट बी द लग्जरीज। लग्जरीज रहेगा तो काम नहीं चलेगा, इट मस्ट ओनली बी द
नेसेसरीज, ये वाला नेसेसरीज, ठीक है। सो अगर आपने माइनर को एजुकेशन प्रोवाइड किया तो ये किसके अंदर में आ जाएगा दोस्तों, नेसेसरीज के अंदर में आएगा। लेकिन हार्वर्ड में आपने एडमिशन करवा दिया तो लग्जरी में आ जाएगा, ठीक है। आपने उसको मैश का खाना खिलवा दिया तो किस में आ जाएगा, नेसेसरीज में आ गया। अगर आपने उसको 5 स्टार होटल में खाना खिलवा दिया तो ये किस में आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, लग्जरीज में आ जाएगा। सो यू हैव टू थिंक ऑन दिस, ठीक है। तो एजुकेशन क्या है, मैथ्स क्या है, ऑल दैट स्टफ आपको जो है सोचना पड़ेगा। कभी कभी स्पोर्ट्स वाला माइनर है, उसको आपने स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर लिया, आपने उसको जूता अच्छा वाला दिला दिया, तो उसमें भी जूते वाली क्वालिटी कौन सी है। जब 5,000 रुपये में काम चल रहा था तो अपने उसको 5 लाख का जूता दिलवाया, राइट। तो ऐसा नहीं चलेगा, इट वोंट कम अंडर नेसेसरीज, इट विल कम अंडर लग्जरीज। ऑलरेडी उसके पास में कपड़े पहनने के लिए है, 7 जोड़ियाँ है उसके पास में, आप उसको और 2 जोड़ी दिलवा रहे, तो ये कहाँ आएगा दोस्तों, इट विल नॉट कम इन नेसेसरीज, इट विल कम इन लग्जरीज, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ओके। नाउ बी वाला पढ़ेंगे दोस्तों, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन मतलब क्या हो गया दोस्तों, इंटरेस्टेड मतलब फ़ायदा होना, ठीक है, किसी तरह का फ़ायदा है मेरे को इससे, राइट। अब इसके लिए पहले एक छोटा वाला एग्जांपल लेंगे, फिर रियल वाला एग्जांपल लेंगे समझने के लिए। ये आपका घर है, इट इज़ योर होम, ठीक है, ये आपका होम है, बाजू में भी किसी और का होम है, राइट, ये बाजू में भी किसी और का होम है, ओके। अब यहाँ से जो है एक वाटर लाइन निकलती है, वाटर पाइप लाइन निकलती है, ठीक है। और पाइपलाइन क्या होता है ना, पहले इसके घर में आती है, स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, इसके घर में पाइपलाइन आती है, फिर यहाँ पाइपलाइन आती है, फिर आगे जाती है, राइट। अब ये बंदा जा रहा है फॉरेन और आप इसको जो है एयरपोर्ट में छोड़ के आए मस्त से, राइट। अब एक्चुअली फॉरेन जाने से पहले भूल जाता है कि इसको 400 रुपये का जो है वाटर बिल पटाना है। अब इसकी वाटर लाइन हो जाती है कट, जिसकी वजह से आगे भी ये हो जाता है कट, पानी नहीं आता इसके घर के अंदर में, राइट। तो ये बंदा क्या कर रहा है, प्रॉपरली वाटर लाइन का पानी चुका रहा है, पूरा पूरा बिल चुका रहा है, लेकिन बॉस इसके नहीं चुकाने की वजह से आगे पानी नहीं जा रहा है। तो ये क्या करता है भाई, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी और की लीगल लाइबिलिटी, लीगल ऑब्लिगेशन, किसी और की लीगल ऑब्लिगेशन, पानी का बिल भरना क्या होता है दोस्तों, लीगल ऑब्लिगेशन रहता है ना, किसी और की लीगल ऑब्लिगेशन भर देता है। कौन बेटा, ये बंदा, राइट। तो ऐसे केस के अंदर में जो ये ए है, सपोज ये बी है और ये ए है, राइट। बताइए दोस्तों, क्या ए जो है, मैं थोड़ी आवाज़ कम कर देता हूँ, थोड़ी जो है एक्सटर्नल वॉइस आ रही है मेरे पास में, ठीक है, जस्ट स्लो डाउन द आवाज़, ठीक है, फाइन। सो यहाँ पर जो है ए ये बी से पैसा ले सकता है कि नहीं ले सकता है, द आंसर वुड बी यस, वो ले सकता है, राइट। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ द मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे एंड हु देयरफॉर पेज इट्स एंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स्ड फ्रॉम द अदर, ठीक है। तो बाद में जब अपना बी घर वापस आ जाएगा फॉरेन से, तो ए ये पैसा इससे ले सकता है। आई थिंक अभी आवाज़ नहीं आएगी, मैं वापस आवाज़ बढ़ा देता हूँ, ओके फाइन। सो अभी देखिए ये दूसरा वाला एग्जांपल देखेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी वाला, बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल, बंगाल में इसका घर है, ठीक है, ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए ने जमींदारी देकर रखी है, रेवेन्यू पेबल बाय ए ऑफ द गवर्नमेंट बीन अरियर। अब अपने ए ने जो है, जमींदार ने क्या नहीं भरा है, रेवेन्यू नहीं भरा है। रेवेन्यू मतलब कोई टैक्स वगैरह रहता है, वो किसको नहीं भरा है दोस्तों, गवर्नमेंट को अभी तक इसने नहीं भरा है, ठीक है। और ये लैंड क्या कर दिया गया, एडवर्टाइज कर दिया गया कि इसको सेल कर देंगे। अब भैया हमारे बी के पास में लीज है, अब बी ये सोच रहा है कि मेरे पास में लीज है, भाई सामने वाले ने टैक्स नहीं भरा है, तो मैं अपनी लीज को बचाने के लिए ए ने जो टैक्स नहीं भरा है वो मैं भर देता हूँ, राइट। सो हिज लैंड इज एडवर्टाइज फॉर द सेल बाय द गवर्नमेंट अंडर द रेवेन्यू लॉ, द consequences ऑफ द सेल इट विल बी द एनलमेंट ऑफ द लीज। अगर ये सेल हो जाता है तो बी का नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो बी अपने आप को बचाने के लिए जो टैक्स ए ने भरना चाहिए था वो कौन भर देता है, बी भर देता है। बी टू प्रिवेंट द सेल एंड द consequence annulment ऑफ हिज, एनलमेंट मतलब क्या होता है, कैंसिल करना, ठीक है। तो अपनी लीज को कैंसिल करने से रोकने के लिए वो किसका टैक्स भर देता है, ए का टैक्स भर देता है। क्या अपना बी ये टैक्स का पैसा ए से वसूल कर सकता है, द आंसर इज यस, वो किससे वसूल कर सकता है, ए से वसूल कर सकता है। अब दोस्तों क्या आता है इसके अंदर में, सी, ठीक है। तो सी देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेट्यूशियस एक्ट। कोई भी एक्टिविटी दोस्तों उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। या तो वो कैसी रहेगी दोस्तों, ग्रेट्यूशियस, या फिर वो क्या रहेगी दोस्तों, नॉन ग्रेट्यूशियस। नाउ ये बात आपको ध्यान रखनी है, देखिए एक बार फिर से मैं एम्फोसाइज करूंगा, यहाँ पर ए और बी के बीच में टैक्स भरने के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑफर नहीं था, एक्सेप्टेंस नहीं था, राइट।
यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर मुझे माइनर को कोई चीज़ सप्लाई करनी है तो माइनर से पूछ के थोड़ी ना सप्लाई की, दे दी बस, राइट। कोई भी ऑफर नहीं, ऐसे दोनों केसेस के अंदर में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं, ओके। नाउ गाइस देयर आर टू थिंग्स यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट, ठीक है। दो तरह की एक्टिविटीज़ होता है, एक होता है दोस्तों ग्रेटुशियस और सेकंड क्या होता है दोस्तों, नॉन ग्रेटुशियस, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रेटुशियस एंड व्हाट इज नॉन ग्रेटुशियस, ओके। सो पहली बात, ग्रेटुशियस का मतलब क्या होता है। ग्रेटुशियस का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट, या फिर हम उसको जो है दूसरा और वर्ड दे सकते हैं, विल कॉल इट एज फ्री। तो एक रहेगा दोस्तों फ्री और एक रहेगा दोस्तों नॉन ग्रेटुशियस, ओके। सो नॉन ग्रेटुशियस का मतलब होता है फॉर प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट बोल दो, या फिर जो एक्टिविटी जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कमर्शियल, ये चैरिटी रहता है, चैरिटी, ठीक है। और ये क्या रहेगा दोस्तों, कमर्शियल एक्टिविटी। डोमिनोज पिज्ज़ा देता है, कमर्शियल एक्टिविटी, राइट। रिलायंस फाउंडेशन वाला अस्पताल खोलता है, कौन सा एक्टिविटी, चैरिटी वाला एक्टिविटी, राइट। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटुशियस एक्ट, अगर मुझे कोई ऐसी एक्टिविटी से बेनिफिट मिलता है जो कमर्शियल है और मुझे फ्री में मिला तो मुझे उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। घर पे मुझे डोमिनोज के 2 पिज़्ज़ा अवेलेबल हो गए, मुझे वो पैसे चुकाने पड़ेंगे, राइट गाइस। सो हैज डन द एक्ट और डिलीवर द थिंग्स लॉफुली, सामने वाले ने ढंग से उसको आपको डिलीवर किया है, ठीक है, और उसने कमर्शियल टर्म्स पे किया है और आपने उसका बेनिफिट एंजॉय किया है। मान लो आपके घर के बाहर में पिज़्ज़ा छोड़ दिया गया और आपने उस पिज़्ज़ा को जो है नहीं खाया, तो यहाँ पर उसने लॉफुली डिलीवर किया है, उसे कमर्शियली डिलीवर किया है, बट यू हैव नॉट एंजॉयड द पिज़्ज़ा। आपने उसको सोचा कि घर के अंदर रख देते हैं फॉर द टाइम बिन, वाई, बिकॉज या घर के अंदर रखना ही सेफ रहेगा, कोई बिल्ली कुत्ता वगैरह खा जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। बट यू डिडंट एंजॉयड इट, आपने उसको क्या नहीं किया, एंजॉय नहीं किया, तो आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। In terms of section number 70, where a person lawfully does something for another person, ठीक है, आपने lawfully कुछ काम किया, delivers anything not intending to do so gratuitously, फ्री में नहीं करना था, then जो भी person इसका benefit enjoy करता है वो उसको compensation pay करना पड़ेगा, reasonable compensation, को ज़्यादा pay करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ना सपोज मंदिर में प्रसाद बट रहा है, ठीक है, क्या बट रहा है दोस्तों, मंदिर में प्रसाद बट रहा है, ओके। अब जब मंदिर में प्रसाद बट रहा है तो हर एक को एक लड्डू मिलने वाला है। 10 लोग जो है बैठ गए, ठीक है, पुजारी के पास में कितने लड्डू है, 10 लड्डू है। इसने फर्स्ट दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, फोर्थ दिया, फिफ्थ दिया, सिक्स दिया, सेवन दिया, ठीक है। एट्थ वाले को उसने गलती से जो है 2 या 3 लड्डू दे दिए और एट्थ वाले ने फकाबक खा भी लिया। नाइन्थ वाले को और 10th वाले को कोई भी लड्डू नहीं मिला। ये पहुंच गए पुजारी के पास, पुजारी जी हमें लड्डू नहीं मिला, लड्डू नहीं मिला, लड्डू नहीं मिला। केस कर दिया पुजारी जी के ऊपर में, होए 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 होए, केस कर दिया। बताओ, ये 8th वाले बंदे, सब बंदों की क्या की गई, सोनोग्राफी किया गया, MRI किया गया। पता चला कि 8th वाले बंदे ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कितने लड्डू खाए हैं, 3 लड्डू खाए हैं। अब दोस्तों ऐसे केस के अंदर में हमारे लड्डू वाले को जो है पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, आंसर इज यस, उसको जो है पैसा देना पड़ेगा। ओ सॉरी सॉरी, पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज ये एक्टिविटी कौन सी है, ग्रेटुशियस एक्टिविटी है। सेक्शन नंबर 70 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 70 बोलता है कि नॉन ग्रेटुशियस एक्टिविटी में अगर आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो पैसा देना पड़ेगा। पुजारी वाला काम, मंदिर वाला काम क्या है, चैरिटी वाला काम है, ठीक है। तो चैरिटी वाले काम में अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाता है तो आपको उसका पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। सो यहाँ पर एक केस लॉ दिया हुआ है हालांकि, एंड इसमें एक्चुअली पूरे फैक्ट्स एंड केसेस नहीं दिए हुए, तो आई वुड रादर नॉट मैं इसको जो है डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर में पूरे फेक फैक्ट्स नहीं दिए हुए। सिर्फ पढ़वा देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आपको समझता है तो इट्स ओके, अगर नहीं समझता है तो एग्जाम में इसका जो कंक्लूजन है वैसे ही आप लिखना यस और नो के अंदर में, इसे पूरे केस पूरा जो है फैक्ट्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है। के अ गवर्नमेंट संपन्न व कंपल्सरीली रिटायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, इसको रिटायर कर दिए, ओके एवरीवन, चलो भाई जाओ, कंपल्सरी रिटायर कर दिए। ही फाइल द रिट पिटीशन ऑब्टेन द इंजेक्शन, और इसने क्या किया, स्टे ऑर्डर ला दिया, स्टे ऑर्डर ला दिया, बोले नहीं तुम मेरे को इस तरह से रिटायर नहीं कर सकते, स्टे ऑर्डर आ गया। गवर्नमेंट ने इसके स्टे ऑर्डर को क्या किया, इसके स्टे ऑर्डर को जो है इसने गवर्नमेंट ने क्या किया, चैलेंज किया। गवर्नमेंट ने चैलेंज किया कि भैया नहीं, ये हमने इसको जो है रिटायर होने के लिए बोला था तो इसको बाहर जाना पड़ेगा। हालांकि स्टे ऑर्डर आ गया है तो हम इसको थोड़े दिनों के लिए क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे। फिर ये केस और ऊपर गया, जब ये केस और ऊपर गया तब पता चला कि गवर्नमेंट सही थी और वो एम्प्लॉय गलत था।
तो ऐसे केस में एम्प्लॉय को जो भी एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है ड्यूरिंग दिस पीरियड वो उसको वापस करनी पड़ेगी। सो ही वॉज पेड द सैलरी बट हैज नो वर्क, कोई काम वाम भी नहीं, इसने काम वाम भी नहीं किया, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। नो वर्क एंड द मीन टाइम द गवर्नमेंट वेंट ऑन द अपील वॉज डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, के वॉज डायरेक्टेड टू रिटर्न द सैलरी बिकॉज यहाँ पे नो वर्क था। अगर दोस्तों यहाँ पे वर्क रहता था ना तो ऐसे केस के अंदर में वो पेमेंट जो है सैलरी जो है उसको मिलती थी, पर ये इसमें क्या कर रहा था, काम भी नहीं कर रहा था, राइट। तो ऐसा भी होता है। तो इट इज श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। एआईआर का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ यूपी मतलब यूपी सरकार का ये केस था। एआईआर मतलब क्या होता है, ऑल इंडिया रिपोर्टर नहीं बोलते, रिपोर्टर रहते, रैंकर नहीं बोलते। तो आप बोलोगे नहीं सर किसी एआईआर बंदे ने ऑल ओवर इंडिया ने किया होगा, ठीक है। सेक्शन नंबर वॉल्यूम नंबर कौन सा है, 130 और कौन सा सन का, 1968 का केस है ना। सबका फेवरेट आ गया दोस्तों सेक्शन नंबर 71, ठीक है। सेक्शन नंबर 71 मैं आपको बोल रहा हूँ फिर से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड आप जो है एक छोटा सा पढ़ लेंगे दोस्तों। ये स्पेशल क्लास अवेलेबल है अनअकैडमी के अंदर में, बहुत प्यारे तरीके से मैंने सेक्शन नंबर 71 में एक पुष्पा वाला एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑडियंस नहीं है। इट्स वेरी गुड, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, एक बार आप देखना, मजा आ जाएगा आप लोगों को, राइट। नाउ सेक्शन नंबर 71 के अंदर में क्या आता है, ध्यान दो अच्छी तरीके से। सेक्शन नंबर 71, ओके। यहाँ पर किसी ए को जो है किसी और की वॉच मिली है, तो हमारे ए के ऊपर में क्या क्या ऑब्लिगेशन आ गई, ठीक है। इसको वॉच की टेक केयर करनी है, समझ में आया कि नहीं, और साथ ही साथ जो है ट्रू ओनर को ढूंढना है, और ट्रू ओनर को ढूंढ कर जो है वो उसे वापस करनी है। इसके बीच में कोई दूसरा पर्सन आता है तो उसको वापस नहीं कर सकता है, राइट। सो इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन अपॉन ए टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट। अगर उसको जो है अमूल के चीज़ का क्यूब मिला है तो उसको फ्रिज में भी रखना पड़ेगा, इस तरह की प्रॉपर जो है क्या करना पड़ेगा, केयर लेना। नॉट टू राइट, नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स, को इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी को दे नहीं सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। टू रीस्टोर द गुड्स इफ द ट्रू ओनर इज फाइन, जब उसका ट्रू ओनर मिल जाएगा तो उसको वापस भी करना है। अब इसके लिए हो सकता है उसको कोई चार्जेस इंकर करने पड़े, तो ये चार्जेस जो है किससे रिकवर कर सकता है, वो किससे रिकवर कर सकता है, ट्रू ओनर से रिकवर कर सकता है। उसके लिए वो सूट फाइल नहीं कर सकता, कोई केस फाइल नहीं कर सकता, सिर्फ लाइन रख सकता है। गुड्स को वो तब तक अपने पास में रख सकता है जब उसको गुड्स को रखने के लिए जो चार्जेस इंकर किए वो उसको रिकवर नहीं हो जाते, उसके लिए वो सिर्फ गुड्स को अपने पास में रख सकता है, सूट फाइल नहीं कर सकता। अब कई बार वॉच गुम हो जाती है तो उसका जो ट्रू ओनर है वो कोई रिवॉर्ड घोषित कर देता है कि जिसको वॉच मिली उसको मैं पैसे दूंगा, तो ऐसे केस के लिए उस रिवॉर्ड के लिए वो क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। इस सेक्शन नंबर 71, ठीक है। अब सबसे आखिरी ये वाला जो है देख लेते हैं केस, दो केसेस है, दो आराम से केसेस जो है हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़े ना, ठीक है। एच पिक्स अ डायमंड ऑन द फ्लोर ऑफ एफ शॉप, ठीक है, कि एच को जो है एफ की शॉप पे हैंड इट ओवर द सेम टू एफ, एफ को वापस कर दिया, टू कीप टिल द ओनर वॉज फाउंड, जब तक ओनर नहीं मिल जाता है तब तक टू एफ अपने पास में। इन स्पाइट ऑफ द बैक्स एफर्ट्स द ट्रू ओनर कुड नॉट बी ट्रेस, नहीं मिला। आफ्टर द लैप्स ऑफ सम बिट एच टेंडर्ड टू एफ द लॉफुल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम, ठीक है, एंड रिक्वेस्ट टू रिटर्न द डायमंड टू हिम, बोलता है कि मेरे को जो है डायमंड वापस कर दे। एफ बोलता है कि नहीं मैं वापस नहीं करूँगा, ठीक है। ये क्या हेल्ड हुआ दोस्तों, हेल्ड ये हुआ कि एफ मस्ट रिटर्न द डायमंड टू एच एस ही वाज एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स फाउंड अगेंस्ट एनीबॉडी एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। तो केस कैसा है दोस्तों, एच को जो है डायमंड मिले, एच ने किसको दे दिए, एफ को दे दिए, राइट। उसके बाद में जो है एच बोलता है भाई क्योंकि ट्रू ओनर नहीं मिला है तो ये डायमंड मेरे को वापस कर दे, एफ वापस देने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर में एच को मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, यस मिलने चाहिए। ऐसा किसके अंदर में हुआ, इस केस के अंदर में हुआ। सो कैन ही एंजॉय टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, यस ही कैन एंजॉय टिल द एंड ऑफ द लाइफ until true owner is not found। अब दोस्तों इसके अंदर में कुछ बातें हैं, पुलिस वाले बोलेंगे हमको गुड्स दे दो तो भी जरूरत नहीं है, अगर ये स्ट्रेट यही वाला केस है, सब चीज़ आता है इसके अंदर में, तो ठीक है। ट्रू ओनर है, ट्रू ओनर लेकिन वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहा है, तो भी किसके पास रहेंगे गुड्स, एच के ही पास रहेंगे। बस एच इस गुड्स को देख सकता है, खुश हो सकता है, लेकिन उसको सेल नहीं कर सकता, ही कैन नॉट सेल द गुड्स अनलेस द गुड्स आर इन द डेंजर ऑफ पेरिशिंग, लाइक
सब्जी वब्जी मिल गई तो सब्जी क्या होती है दोस्तों, ख़राब हो जाती है, तो वो पेरिशिंग नेचर के होता है, तो उस केस के अंदर में वो सेल कर सकता है। या फिर उसको मेंटेन करने के लिए जो खर्चा है वो 2/3 से ज़्यादा हो गया, अगर 2/3 से ज़्यादा खर्चा हो गया, फॉर एग्जांपल 600 रुपये की चीज़ है, उसके लिए 400 रुपये खर्च हो गया है, तो ऐसे केस के अंदर में एच उसको बेच सकता है। Now example, P a customer D shop puts down a brooch worn on his cat and forgets to pick up. ठीक है, तो अभी कैट को फिक्स करना जो है भूल गया, डी के असिस्टेंट ने फाइंड किया ड्रॉवर ओवर द एंड, ठीक है, उस ड्रॉवर के अंदर में रख देता है। ऑन मंडे इट वॉज डिस्कवर्ड टू बी मिसिंग, ठीक है, तो ये किसकी जिम्मेदारी थी अच्छे से रखना, डी की जिम्मेदारी थी, तो डी वॉज हेल्ड लाइबल इन द एब्सेंस ऑफ द ऑर्डिनरी केयर, उसने केयर नहीं लिया, तो इसलिए जो है, इसीलिए मैं तो बोलता हूँ किसी का सामान आपको मिले तो उसको उठाना ही मत, ठीक है, लीगैलिटी के तौर पे आपको उसकी टेक केयर रखनी पड़ेगी और अनादिकाल तक रखनी पड़ सकती है, हो सकता है उसका ट्रू ओनर गुम जाए, उसको वो खुद ही भूल जाए, राइट, और उसको जो है कुछ 50 साल के बाद में याद है, 50 साल के बाद में भी सर हो सकता है क्या, यस हो सकता है, हालांकि दोस्तों उस केस के अंदर में क्या लग जाएगा, लॉ ऑफ लिमिटेशन लग जाएगा, थोड़ा बहुत बचाव आपके पास में अवेलेबल रह सकता है, लेकिन स्टिल क्यों करने का भाई, क्यों हम लोग जो है गलत काम करे किसी भी टाइप का, तो इसको जो है आपको पुलिस को सौंप देना चाहिए, पुलिस को जो है कस्टडी में रख दो, वाई यू आर टेकिंग सम वैल्यूएबल स्टफ वगैरह होगा तो बिल्कुल भी आपके पास में नहीं रखना चाहिए, यू शुड इन्फॉर्म द पुलिस एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट अपन ले लेते तो मनी पेड बाय मिस्टेक अंडर द कोर्शन। एक मिस्टेक, ये नॉर्मल वाला मिस्टेक है, ठीक है, नॉर्मल वाला मिस्टेक, ठीक है, सेक्शन नंबर 20, 22, 21 या 22 वाला मिस्टेक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन, क्वेश्चन वही होगा दोस्तों, सेक्शन नंबर 17 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन मीन्स फिजिकल फोर्स, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, कोई भी एनीथिंग, राइट, वी आर लाइक थ्रेट दे रहे, थ्रेट, और वी आर एक्चुअली कमिटिंग अ थ्रेट, एक्चुअली कमिटिंग अ एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन बाय आईपीसी, फॉरबिडन बाय आईपीसी, इंडियन पीनल कोड में जो मना है, ठीक है। सो पर्सन टू होम, सपोज आपके बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा आ गया गलती से, अगर आपको गलती से ज़्यादा डोमिनोज मिल गया तो आपको वापस करना पड़ेगा, या फिर मार पीट कर आपसे पहले पैसे ले लिए तो मुझे वापस करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे। एवरी काइंड ऑफ द पेमेंट ऑफ द मनी और डिलीवरी ऑफ द गुड्स फॉर एवरी टाइप ऑफ द मिस्टेक इज रिकवरेबल, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक पर्सन ने क्या किया, गलती से ज़्यादा म्यूनसिपल टैक्स भर दिया, तो म्यूनसिपल वालों को जो है ये पैसा वापस करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल है दोस्तों, वो मैं पढ़ाया था, कमल ने क्या किया, कमल एक बंदा, कोई भी हाइपोथेटिकल बंदा है, ठीक है, इसने सेल टैक्स भर दिया, बाद में पता चला कि ये सेल टैक्स की वसूली क्या थी, इलीगल थी, टैक्स भर दिया, क्या वो टैक्स वापस होगा, यस वो टैक्स वापस होगा। सर सरकार टैक्स वापस करेगी, यस सरकार टैक्स वापस करेगी, ठीक है। सो आई गेट्स ओवर। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इनटू द क्लास, आई लव्ड बीइंग इनटू द क्लास एंड आपको जो है अच्छा लगा होगा, सब कॉन्सेप्ट्स आपको समझे होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क इन द यूट्यूब कमेंट्स, यूट्यूब आप में कमेंट्स कर सकते हैं एंड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। प्लस दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और भी अपडेट्स आपको मिलते रहेगा, और आप जो है अगर